नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। देखिए, वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा। कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अगर मन करे तो स्किप कर देना। देखिए, है क्या कि अभी मैंने ये सारी चीज़ें एक बार तो आपको पढ़ा दी है, लेकिन एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। और ये वीडियो अबाउट 2-2.5 घंटे का बनने वाला है, क्योंकि स्टार्ट करूँगा और लगभग 107 पेज हैं, जो कि इन्हीं 2-2.5 घंटों में आपके सारे यूपी जीके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यूपी जीके से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको स्क्रॉल करके एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, देख लीजिए एक बार। समय बिल्कुल आपका इस क्लास को देखने में बेकार नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक समय आपका यूज होगा। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की है और कुछ ऐसे ही परीक्षा वाणी, आप जानते होंगे कितनी ऑथेंटिक बुक होती है, तो परीक्षा वाणी से बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी है यहाँ पर। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी है। और कुल मिला के 107 पेज हैं। ठीक है, पूरा इतिहास देख पा रहे होंगे, इतिहास की हर सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी ऐसा चैप्टर है नहीं यूपी जीके का जो बचता हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, अगर आपका मन करे स्किप करने का तो स्किप कर दीजिए, अन्यथा यूजफुल वीडियो है। देखिए, एग्ज़ाम है और एक बार रिवाइज कर लीजिए, फास्ट रिवीजन करेंगे। ज़्यादा हम कुछ इसमें डिटेल में समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास मैंने बहुत सारी वीडियो बना ली है। तो देखिए 240 928, इसको ऐसे याद करना, 240 928 क्षेत्रफल है, जो कि 32 87 263 का 7.33% है। कई बार पूछा जाता है। फिर यूपी का जनसंख्या घनत्व क्या है? 829 इसी को उल्टा कर दो। ठीक है, और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है, भारत में चौथा स्थान। राम महानाप, राम रा से राजस्थान, यम से माँ से मध्य प्रदेश, और महान से महाराष्ट्र, आप से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, नेपाल, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और एक नेपाल, इसको लेकर कुल 10 हो जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक यूटी से सीमा। ठीक है, बाकी 8 राज्य। सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, बलिया, ये सब एमसीक्यू में भी आगे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी, आपको यही वीडियो में ही याद हो जाने की गारंटी दिलाता हूँ मैं, याद हो जाएगी वीडियो में। देखिए, बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है, शामली पश्चिमी जिला है, उसके बाद सहारनपुर आपका दक्षिणी जिला है, और सहारनपुर दक्षिणी है, सोनभद्र आपका, सहारनपुर उत्तरी है, सोनभद्र दक्षिणी है। ठीक है, इतना सोच रहा हूँ फास्ट में सारी सब चीज़ें बताऊँ, इसलिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, हो जाता है। यूपी दुग्ध और चीनी के उत्पादन में सेकंड स्थान पर हो गया है, याद रखना, क्योंकि अभी तक ये फर्स्ट स्थान पर था। यूपी सब्जी के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर हो गया है, वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़कर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1998 12,341 है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5 यानी 16.5% है। यूपी का लिंगानुपात 912 है और शिशु लिंगानुपात 902 है। जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना है? 20.22। कितनी 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 20.22 बढ़ी, 20.22 बढ़ी। शहरी जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 22.23%, और ग्रामीण जनसंख्या 77.77%। याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में ये सब आते रहते हैं। धर्म के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिंदू अबाउट 80%, मुस्लिम अबाउट 19%, और 1% में ये सारे आ जाते हैं। तो कभी कभी डिटेल में पूछेगा तो सीरीज में लगाओ, पहले हिंदू, फिर मुस्लिम सबसे ज़्यादा, फिर सिख हैं। ठीक है, उसके बाद ईसाई आते हैं, फिर जैन, फिर बौद्ध सबसे लास्ट में। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.6%। कितनी? 67.6 या 67.7 आप कर सकते हैं। ठीक है, या 67.67 कर सकते हैं याद करने के लिए। और इसमें पुरुष की जनसंख्या 77.3 यहाँ कर लेना, यहाँ 57.2 कर लेना। ठीक है, यहाँ 10 कम है महिला में, यहाँ 10 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यूपी की कुल साक्षरता से, और भारत की 73% है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और नगरीय साक्षरता दर 75% है, ग्रामीण 65% है, 65.5। इसको ऐसे थोड़ा सा अगर अनुमान, मतलब एकदम एग्जैक्ट ना पता हो तो भी एग्जाम में आप कर पाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग 4 है, मंडल 18 है, जिला 75 है। आंवला जो है नया जिला बनने की कगार पे है। ठीक है, जो कि बरेली का है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद ग्राम पंचायत 58,176 है, तहसील 351 है, और विकासखंड उत्तर प्रदेश में 826 है। ये 2021 के आंकड़ा के हिसाब से है, उसके बाद अभी आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। ठीक, शहरी निकाय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 17 नगर निगम है, अभी हाल में चुनाव हुआ है। नगर पालिका परिषद 200 है, इसको याद रखना, क्योंकि विधान परिषद जो है वो 100 है। तो इसी तरह से नगर पालिका परिषद भी आप ध्यान देना 200 है। ठीक है, और 545 नगर पंचायत है। ठीक, अभी चुनाव हुआ इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे नया नगर निगम कौन सा है? कभी एग्जाम में पूछ लेगा, शाहजहाँपुर पूछ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी 17 नगर निगम अपने उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी, कोई बात नहीं याद है, लेकिन विद्युत नियामक आयोग 1998 में बना है। और ये याद रखना, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। ठीक है, परमाणु विद्युत केंद्र एकमात्र नरोड़ा बुलंदशहर में 1989 में इसकी पहली इकाई, 2 इकाई लगी है यहाँ पर। ठीक है, 220 की 2 इकाई लगी है। तो यहाँ पर पहली इकाई 1991 में चली थी। ठीक है, जब भारत में आर्थिक मंदी चल रही थी। उर्दू यूपी की द्वितीय राजभाषा 1989 में लगी थी, ये बनी थी, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, साथ में रिलेट करके। उसके बाद NH-19 जो है
NH19 अब NH2 का पुराना नाम NH19 हो गया है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस चीज़ को ध्यान देना। फिर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में बना है। फिर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1859 में। और भारत में कब चलाई गई थी? 1953 या 1954? कब चलाई गई थी? 54 या 53 में? कमेंट करके बताइएगा। प्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में, इलाहाबाद से नैनी या प्रयागराज से नैनी। ठीक है, इस चीज़ को मैंने याद करवा दिया है। अगर हमारी वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें बता के। देखिए, विधानसभा 403 है और विधान परिषद 100 है, लोकसभा 80 है और राज्यसभा 31 है। दुग्ध परिषद 1976, कई बार पूछा जाता है। किसान रथ 10-11 में। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009, जिस पर आप आय जाति का आवेदन कराते हो, निवास प्रमाण पत्र का, 2009 में स्टार्ट हुई थी। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, किसान मित्र 18 जून 2001। यूपी में किसान बही 92, किसान बही 92, किसान बही 92। ठीक है, उसके बाद यूपी में चकबंदी 54। कृषि जलवायु प्रदेश 9। ठीक है, और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश पूछेगा तो 20। उत्तर प्रदेश की मृदा 8। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनाई गई थी। सबसे लंबी नहर शारदा नहर। यूपी में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? पूछा जाता है। यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस यंत्र से होती है, किस माध्यम से? तो नलकूप से 75%, नहर से 15%, कुआं से 8.7%, आधा % झील तालाब से, अन्य से 0.8%। फिर IFSR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 7.22 हैं। देखिए, 7.33% भारत का क्षेत्रफल यूपी लेकर बैठा है और इस पर अभिलिखित वन क्षेत्रफल है 7.22। कुल वृक्षावरण और वनावरण 9.23 है। कितना है वृक्षावरण वनावरण? 9.23। उसके बाद वनावरण 6.15 और सर्वाधिक वन प्रतिशत सोनभद्र में है। ठीक है, सबसे कम वन प्रतिशत भदोही में है और पहला वनग्राम बेलहत्ती है, जो कि सोनभद्र में है। ठीक, उसके बाद कुल अभयारण्य या वन्यजीव संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में 28 हो गए हैं। वन्यजीव विहार कितने हैं? 11। पक्षी विहार कितने हैं? 14। उसके बाद एक शेखा वन्यजीव विहार शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ में बना है, शेखा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान एक दुधवा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है। ठीक है, अमनगढ़ जो कि बिजनौर वाला है, अमनगढ़। और रानीपुर चित्रकूट और बांदा के पास में है, इसको भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है अभी हाल ही में। अभी नया बना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। बुंदेलखंड में एकमात्र। और सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर में है। ये मेरठ और अन्य जिलों में फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी ललितपुर में है। ठीक है, और ललितपुर में ही सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश के में जनसंख्या घनत्व सबसे कम ललितपुर में है। सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, नवाब उन्नाव। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी, लाख कन्नौज। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ हो गया है, ध्यान रखना। सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार अलीगढ़। अब एटा पक्षी विहार जो पटना में था, पटना पक्षी विहार एटा में। ठीक है, पटना पक्षी विहार एटा में जो था पहले सबसे छोटा पक्षी विहार था, अब शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ वाला सबसे छोटा हो गया है। ठीक है, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में बना था। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। और प्रथम खनिज नीति, इसको याद रखना, ये चाहे याद रहे चाहे नहीं, इसको याद रखना। प्रथम खनिज नीति कब आई उत्तर प्रदेश में? 1998। इसी में खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। और यूरेनियम एकमात्र अपने जिले ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, भारत में तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ हीरा भी बांदा में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम ललितपुर में, हीरा बांदा में, और तांबा भी एकमात्र जगह है ललितपुर। ठीक है, तांबा व ललितपुर में पाया जाता है। कई बार तांबा का क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देना। और यूपी में उद्योग की बात करें, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, जो कि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। फिर पहली चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में बनी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है ही है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। ये भारत की तीसरी कोच फैक्ट्री है रायबरेली में जो बनी है। रेल पहिया कारखाना जो बना है, ये भी एक रायबरेली में बना है, रेल पहिया कारखाना। ठीक है, और स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपण निर्माण केंद्र अभी हाल ही में लखनऊ में बन रहा है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। अफीम की खेती कहाँ होती है? बाराबंकी में। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला में है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नैनो यूरिया बनाने का, जो कि लिक्विड यूरिया होती है, बोतल में भर के आती है, उसका कारखाना नैनो यूरिया वाला आंवला में बना है, करंट है। फूलपुर और गोरखपुर, यहाँ फूलपुर इलाहाबाद में है और गोरखपुर, यहाँ भी यूरिया के कारखाने हैं अपने यहाँ। यूरिया मीन्स उर्वरक। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 1956 बना। पर्यटन निदेशालय 1972 में। पर्यटन विकास नीति 1974 में। पर्यटन नीति प्रथम जो है 1998 में आई थी। इसमें भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद नई पर्यटन नीति अभी 2018 में आई हुई है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। 98 में प्रथम आई थी, नवीनतम अभी 2018 में आई थी। 3 हेरिटेज आर्क हैं उत्तर प्रदेश में, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक हैं। ताजमहल 83 में, उसके बाद आगरा भी ताजमहल के साथ 83 में आगरा किला। फिर फतेहपुर सीकरी 3 साल बाद 86 में, बस इतने ही हैं। उसके बाद यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर हैं। रामलीला 2008 में,
ठीक है, रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 17 में। ठीक है, 17 के लोग कुंभ मेला में आते हैं, तो कुंभ मेला 2017 में। फिर मानिए काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट में है। उसके बाद एससीओ की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी इस समय 2023 के लिए जो बनी है ये वाराणसी है। उसके बाद राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में, कई बार पूछा जाता है ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में 1962 में बनी थी। संगीत नाटक अकादमी 1969 में, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, इसका पूर्व नाम प्रदेश नाट्य भारती थी, 1963 में स्थापना हुई थी। फिर 1969 में इसका नाम संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975 में बनी। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989 में बना। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू बनी थी, और 89 में क्या बना था, अपना नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी 1911 में लखनऊ में है। और उसके बाद भारत कला भवन पूछ लेगा, भारतीय कला भवन या भारत कला भवन, ये वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। भारतीय नाट्य अकादमी भी 1975 में बनी थी, अभी ऊपर बताया था मैंने। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ठीक है, और कथक संस्थान अभी मैंने ऊपर बताया था 1989 में लखनऊ में बना है। ठीक है, भारतीय कथक संस्थान लखनऊ। उसके बाद भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1966 में हुई। देखिए, पहले ये मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से 1926 में स्थापित हुआ। 1966 में इसे विष्णु भारत खंडी के नाम पर भारत खंडीय संगीत संस्थान कर दिया गया। फिर 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अब इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है, राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है 1957 में लखनऊ में। ठीक है, बना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार प्रयागराज में है 1947 में। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति के एकमात्र संग्रहालय मथुरा में है। मथुरा कुषाणों की राजधानी रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ठीक है, और सुलाकुल उत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। और तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में लखनऊ में स्थापित हुआ। बेसिक शिक्षा 72 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 72 में। कृषि अनुसंधान परिषद 1989 उत्तर प्रदेश वाला 1989 में क्या क्या हो गया, 4 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ें, 4 चीज़ें 1989 में हो गई हैं। ठीक है, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा नरोरा परमाणु विद्युत गृह, तीसरा अपना कथक संस्थान लखनऊ में बना 1989 में, और चौथा क्या हो गया, राजभाषा उर्दू हो गई। ठीक है, ध्यान देना इसको। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में बना है। ये कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में भारतीय वाला, और 79 में उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में बना। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान 1976 में। हिंदी संस्थान 1976 में। देखिए, संस्कृत संस्थान हिंदी संस्थान 1976 में। राजकीय राजभाषा उर्दू 1989 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं, और उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय 5 है। एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो हैं उसको देखते हैं। देखिए, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय में से एक है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज अयोध्या में पड़ता है ये। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है, आप ये अयोध्या कानपुर याद रखिएगा। उसके बाद सरदार पटेल वाला मेरठ में है। फिर बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में है, ये केंद्र राज्य का है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में बनाया जा रहा है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, ये सैफई इटावा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में बना, याद रखना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इसकी आधारशिला रखी थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में बना है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन है, इसलिए इसका डेट याद रखना 1887 में। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय 2013 में रायबरेली में बना है, जहाँ पर समसपुर पश्चिम बिहार है, समसपुर। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में बना है। उसके बाद अभी बहुत सारे निर्माणाधीन या प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं, जैसे मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में है। फिर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। ये सब निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ में है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। प्रयागराज में बन रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। पहले इसका नाम था प्रयागराज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो इसको थोड़ा सा कन्फर्म करके देख लेना। ये सारी चीज़ें मैंने एक बार पढ़ा दी, इसलिए बहुत फास्ट कर रहा हूँ। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में है। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान हम देखते हैं। भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है, याद रखना। फिर राष्ट्रीय शर्करा कानपुर में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, तो दालचीनी याद रखना। उसके बाद
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। देखिए पशु पक्षियों की इज्जत करना, तो दोनों पशु पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर। पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। कृषि वानिकी वाला झांसी में है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है राष्ट्रीय वाला, लेकिन केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय वाला कोयम्बटूर में है। और गन्ना अनुसंधान परिषद वो पूछेगा तो वो शाहजहांपुर में है। कहाँ है? शाहजहांपुर में, याद रखना। उसके बाद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में है, और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय चारा एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड प्रिवेंशन रिसर्च नोएडा में है। सेंटर पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। लेदर पार्क आगरा में है, लेकिन मेगा लेदर पार्क कानपुर में बना है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। उसके बाद अटल एकता पार्क 2021 में झांसी में बना हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर से जाता है। पूछ लेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर है। एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन 341 आप या 340 याद रखिएगा। लखनऊ से गाजीपुर के बीच में बनाया गया है। 9 जिलों से होकर जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और 6 लेन का है जो 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। और इसे सुल्तानपुर के कोड़े भार के पास एक 3.2 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जो कि वायुसेना के लड़ाकू विमान जो है लैंड कर सके यहाँ पर कभी आवश्यकता पड़ने पर। उसके बाद फिर अगला है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितना है? तो 4 कम 300 किलोमीटर है। वैसे तो 296, थोड़ा दिक्कत होगी। 4 कम 300, 4 कम 300, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इटावा, चित्रकूट से इटावा के बीच में बन रहा है और 7 जिलों से होकर जाएगा, ठीक है। उसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे 6 कम 600 किलोमीटर है। कितना है? 6 कम 600 किलोमीटर है, 12 जिलों से होकर जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो स्लो कर लीजिएगा, तो मन करे तो इसी स्पीड में देखिए या बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा देखते हैं। उत्तर में युवा हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ हैं। देखिए हिमालय युवा ही है, सबसे युवा, तो इसलिए युवा हिमालय। इसकी शिवालिक श्रेणियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ शिवालिक श्रेणियाँ हैं। पश्चिम और दक्षिण में यमुना नदी है, तथा दक्षिण में बिंद की पहाड़ियाँ हैं, तथा पूर्व में गंडक नदी आती है। कहाँ से? नेपाल से। और भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश परिचितम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। बुंदेलखंड में 7 जिले प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। बुंदेलखंड के 7 जिले हैं, ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण बिंदक्रम की शैलों से हुआ है। पूछ लेगा कि बुंदेलखंड का निर्माण कैसे हुआ? बिंदक्रम की शैलों से हुआ, जो प्री कैम्ब्रियन युग से बना है। प्री कैम्ब्रियन युग में, तो कभी कभी ये पूछता है किस युग में बना है। देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 2352 से 3128, इसको तो वैसे पढ़ते हैं 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है ये, ठीक है। उसके बाद 7.36 इसका बीच का गैप है। और देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये 7.09 है, तो कभी एग्जाम में आएगा तो इसमें दोनों का गैप देख लेना, 7.36 और 7.09। अगर ना याद रहे तो लगभग 7 आएगा गैप। उसके बाद क्षेत्रफल 240 928 32 87 263 का 7.33, मैंने बताया था कई बार रिपीट हो जाएगा। 8 to 9 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 640 किलोमीटर लंबाई है, 240 उत्तर से दक्षिण है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, जब उत्तराखंड जो है 13 जिलों को लेकर, पर्वतीय जिलों को लेकर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। राम महान आप। उत्तर प्रदेश की सीमा, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर एक बार आपको पढ़ा दी है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, वो हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। एकमात्र हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से सीमा टच करता है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से साझा करता है उत्तर प्रदेश। झारखंड और छत्तीसगढ़ भी केवल सोनभद्र से सीमा साझा करता है। सोनभद्र से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। उसके बाद दिल्ली से गाजियाबाद एवं जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 2 ही सीमा साझा करते हैं, 2 ही जिले। ललितपुर एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आप कह सकते हैं कि ललितपुर भारत का, उत्तर प्रदेश का त्रिपुरा है। बलिया पूर्वी में है, शामली पश्चिमी में है, और सहारनपुर उत्तरी और सोनभद्र दक्षिणी जिला। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी आपको कि खरा सोना हरी सीता, ठीक है। खरा सोना होता है, हरी सीता, तो खरा से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र से सोनभद्र, हरी से हरदोई और सीता से सीता। उत्तर प्रदेश के 4 सबसे बड़े जिले हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। सबसे छोटे जिला हारवी गज सांवली, सांवली याद रखना, सांवली से शामली, ठीक है। सबसे छोटा वैसे हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, और रवि से संत रविदास नगर भदोही है, और गज से गाजियाबाद, सांवली से शामली, याद रखना।
मैंने कई बार इसको रिपीट कर दिया। ये है मैप, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं बहुत समय लग जाएगा। उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप 3 भागों में बांटा गया। उत्तर का भावर और तराई क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है उत्तर का भावर क्षेत्र। देखिए भावर क्षेत्र आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र को भावर कहते हैं। उसके बाद तराई का क्षेत्र आता है, ठीक है। ये पतली चौड़ी पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। उसके बाद 34 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये भावर का क्षेत्र, भावर क्षेत्र में भूमि उबड़ खाबड़ होती है। फिर तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र में जो है ये भावर के दक्षिण में तराई क्षेत्र पड़ता है। ये पट्टी के रूप में ये भी सहारनपुर से कुशीनगर महाराजगंज तक फैला हुआ है। कुशीनगर महाराजगंज में 80 से 90 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि कुशीनगर महाराजगंज के पास ये चौड़ा हो जाता है। यहाँ समतल और नम भूमि पाई जाती है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। सबसे अधिक वर्षा होने के कारण दलदली मैदान पाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए जलवायु ठीक नहीं होती है। पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है इसे। मलेरिया चिकनगुनिया का प्रकोप किस क्षेत्र में बना रहता है? तराई क्षेत्र में। यहाँ घास लंबी लंबी पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वरता होने के कारण यहाँ पर पानी चाहने वाले फसल गन्ना और धान की भारी मात्रा में खेती होती है। कहाँ? तराई क्षेत्र में। मध्य का मैदानी, दक्षिण के पठारी, ठीक है, और उत्तर के भावर तराई क्षेत्र के मध्य मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान जो है यमुना और गंडक नदियों के मध्य में पाया जाता है। और यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, घाघरा, गोमती, उसके बाद शारदा, राप्ती, रामगंगा, गंडक आदि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, कीचड़, बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। क्षेत्र की ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो 80 से 250 मीटर है। मैदान का ढाल जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। उत्तर पश्चिम से जो है दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऐसे ही बहता है। नदियाँ ऐसे ही तो बहती हैं। उसके बाद मैदान के पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी ढाल की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, फिर यहाँ मैदान हो जाता है, इसलिए ढाल पूर्व में कम हो जाता है। दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र, यह क्षेत्र मैदान के दक्षिण में है और प्रायद्वीपीय भारत की का ही उत्तरी विस्तार है। इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। ललितपुर, कौन कौन से जिले आते हैं? 7 जिले बुंदेलखंड में। ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ठीक है। इलाहाबाद का दक्षिणी भाग जो है वो मिर्जापुर के गंगा का दक्षिणी भाग, और इसी तरह मतलब इतने जिले तो आते ही हैं जो है। उसके बाद इलाहाबाद का दक्षिणी भाग और मिर्जापुर के गंगा का दक्षिणी भाग, ये क्या है? ये पहाड़ी पठारी क्षेत्र में आता है। और सोनभद्र, चंदौली का भी कुछ भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र में आता है। इस पठार की ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं जो कि 600 मीटर तक लंबी यानी ऊंचाई में है। 600 मीटर तक। कौन है? सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ। ऐसे पूछ लेगा, सोनाकर कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र में फैली हुई हैं। इस प्रदेश की मुख्य नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं। बुंदेलखंड में चलास नामक घास पाई जाती है, जिनमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और सोन और टोंस गंगा में मिलती है। ये पहाड़ों में जल स्रोत पाते हैं, मतलब पठार से ही, पहाड़ों से इनको जल मिलता है इन नदियों को। सामान्यतः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। यहाँ मोटे अनाज जैसे चना, अरहर, ज्वार और गेहूं की खेती होती है। और ज़्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखिए, काली मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है, जिसे मार मृदा के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को मार मृदा, करेल मृदा, ठीक है, और कपासी मृदा, इन सारे नामों से काली मिट्टी को जाना जाता है। फिर जलवायु देखते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, सामान्यतः पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है, या आप समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं, या उपोष्ण मानसूनी। और कोपेन ये बताते हैं कि CWG यहाँ पर जो जलवायु है उसे ये मतलब कई तरीके से डिवाइड किया गया है भारत की जलवायु को। तो उत्तर प्रदेश में CWG मिलता है कोपेन के अनुसार से, इसको आप रट लीजिएगा। शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है। कोपेन बताते हैं आगरा और झांसी में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इतनी गर्मी पड़ती है, आगरा में गर्म होता है और झांसी झौंस जाती है। बरेली में सबसे कम गर्मी होती है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्ष के आंकड़े 1989 से 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का 89% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। कैसे? ये वाले मानसून से। अब बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से ज़्यादा वर्षा नहीं मिलती है। और गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वार्षिक वर्षा रायबरेली में दर्ज की गई है। अभी तक आपने मथुरा पढ़ा होगा, लेकिन चेंज हो गया है, रायबरेली याद रखना। अब आते हैं कुछ फैक्ट पर। उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई तो मैंने बता दिया आपको, 650 लंबाई, 240 चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण। क्षेत्रफल 7.33। उसके बाद 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल। उत्तर प्रदेश किस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है? पर्वत श्रेणी शिवालिक, ठीक है। उत्तर में शिवालिक है, दक्षिण में विंध्य श्रेणी का विस्तार है, और प्राचीन भाग गोंडवाना का हिस्सा है। और प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण हुआ है बिंदकर्म की शैलों से। मैंने क्या बताया था, अभी पूछ लेगा कभी तो बता देना। खादर, नवीनतम कांप को खादर कहते हैं, प्राचीनतम कांप को, जहाँ कभी बाढ़ हाल ही में नहीं आती है, मतलब कभी 20-50 सालों में कभी बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी पहुँचता है, वो बांगर है। और भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं, भावर क्षेत्र है।
और तराई, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल होती है, नम और दलदली होती है। प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है? तो मध्य की बात करेगा तो इधर यमुना है, उधर गंडक है, ये मैदान इसी के बीच में स्थित है। गंगा यमुना मत लगाना। बीड़ों का निर्माण किस नदियों के किनारे पर हुआ है? चंबल और यमुना के। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई मैंने बताया था 300 है। बिंडम जलप्रपात मिर्जापुर में है। चंबल, बेतवा, केन यमुना में दाहिने से मिलती हैं। और भारत में मृदा अवनिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल का घाटी क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण क्या है? कर्क रेखा से उसके नज़दीक का। ग्रीष्मकाल में प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को लू कहा जाता है। प्रदेश की बंगाल खाड़ी से उठने वाले मानसून को पूर्वा कहते हैं, लेकिन इससे अब वर्षा कम मिलेगी। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से मानसून का प्रवेश किस दिशा में होता है? पूर्व तथा दक्षिण पूर्व से। पूर्व से हो जाता था या दक्षिण पूर्व से, लेकिन इससे अब वर्षा ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि ये क्वेश्चन है अगला कि प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का कितना प्रतिशत बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है? तो यहाँ 75 से 85 है, लेकिन ये आंकड़ा अब गलत हो गया। अब 89% बरसात हमें यहाँ से मिलता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो इसको अब गलत हो गया है। ये बंगाल की खाड़ी से नहीं, हमें आपको यहाँ अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून से वर्षा मिलने लगी है उत्तर प्रदेश को। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो पूर्वी मैदान और तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदेश में वर्षा होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? देखिए, शीतकाल में चक्रवाती वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में संवहनीय वर्षा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है? मैंने ऊपर जो पढ़ा दिया सहारनपुर, ठीक है, जो मैंने बता दिया है उससे 50% आपको वहीं से कवर हो जाएगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। मैंने बताया था राम, महान, आप। कई बार पूछा जाता है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो लखनऊ की सीमा बलिया से नहीं स्पर्श करती है, तो बिहार से टच है, ठीक है। बाकी हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव 5 जिले जो हैं वो लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम की बात कर रहा है तो यमुना नदी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में आपको दलदली मृदा मिलेगी या पथरीली? तो पथरीली भाबर क्षेत्र में मिलेगी, दलदली जो है तराई क्षेत्र में मिलेगी। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में अभी यहाँ बता रहा है, लेकिन याद रखना जो 2018 में नया आंकड़ा आया है वहाँ सबसे कम वर्षा जो है रायबरेली में दर्ज की गई है, जहाँ समस्तपुर पश्चिम बिहार है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण सबसे पहले आएगा सिद्धार्थनगर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर रविदास नगर आएगा, ठीक है। उसके बाद निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा है? निम्न नगरों का भौगोलिक दृष्टि से घटता क्रम कौन सा है? तो वाराणसी, फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत्र, फिर भदोही, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये आंकड़ा भी सही है, ठीक है। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है सोनभद्र का है, फिर मिर्जापुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, ठीक है। ये बीच के जिले पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं सबके लिए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्य की सीमाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो प्राचीनतम शैलों से निर्मित है कौन सा? बुंदेलखंड, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र बुंदेलखंड होगा, ठीक है। निम्न में से कौन किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होती है, उसके बाद पूर्वी गंगा मैदान में। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला लखीमपुर खीरी, उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हरदोई, फिर सीतापुर, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में स्थान रखता है चतुर्थ। राम, महान, आप। निम्न में से किस जिलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो बस्ती जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श करती। नेपाल से श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभूत, महाराजगंज और ऐसे ही कई सारे जिले लगे हुए हैं। सिद्धार्थनगर भी लगा हुआ है। 7 जिले हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है निम्न जिलों में क्षेत्रफल में? तो वाराणसी यहाँ पर सबसे छोटा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कठिन होते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस करते हैं वैसे ही, बाकी उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपहार मृदा कहते हैं? तो बांगर को उपहार मृदा कहते हैं, ना कि खादर को, ठीक है। बांगर कभी कभी उपहार देते हैं, तो बांगर मतलब गंगा कभी कभी बांगर मृदा उपहार देती है। गंगा के विशाल मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो खादर बांगर दोनों पाई जाती है। निम्न में से किस मिट्टी को मटियार दोमट या नूतन कांप खादर को कहते हैं? बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
बुंदेलखंड में काली मृदा को किन नामों से जाना जाता है? सभी। कौन कौन सी? करेल, कपास और रेगुर। ठीक है, काली काली मृदा को मार मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार मृदा भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक और, उसके बाद लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में पाई जाती है। मुख्यतः तो सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है और झांसी में भी। जहाँ मिर्जापुर सोनभद्र में लाल मिट्टी व काली मिट्टी दोनों मृदा पाई जाती है। ठीक है, दोनों, लाल व काली दोनों मृदाएं पाई जाती हैं। परवा यानी पड़वा, मार यानी माड़, राकर यानी राकड़ और भोंटा मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। ऐसे पूछ लेगा ये सारी मृदा कहाँ की मृदा है? तो बुंदेलखंड की है। तो निम्न में से कौन अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है? तो आपको पता होगा इटावा में चंबल और यमुना आपस में मिलती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला है। फिर कौन सी नदी अवनलिका अपर्दन के लिए कुख्यात है? तो वैसे चंबल है, लेकिन यमुना भी करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चंबल कुख्यात है। जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जलीय अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है हिमालय का तराई क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि हिमालय की तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है और वहाँ ज़्यादा मिट्टियाँ आके सब यमुना में बह जाती, यहाँ गंगा यमुना के मैदान में आके यहाँ पर जो है मैदान का निर्माण करती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अपर्दन तराई क्षेत्र से ही तो होगा। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ व दोमट मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ऐसे पूछेगा, दोमट मिट्टी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला पश्चिमी प्रदेश, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है पश्चिमी प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्योंकि आपको पता है पश्चिमी में यही कौन सा पड़ता है? राजस्थान से जुड़ा हुआ आगरा और मथुरा, आगरा मथुरा। ठीक है, प्रदेश में किस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है? जलीय अपर्दन। कौन सा अपर्दन अधिक होता है? जलीय। किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपर्दन को, क्योंकि उसकी सारी उर्वरक और खाद बह जाती है। उत्तर प्रदेश को कितने परिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया? 8। मृदा समूहों में उत्तर प्रदेश को 8। सस्य गहनता उत्तर प्रदेश की केंद्रीय सस्य गहनता से यानी राष्ट्रीय सस्य गहनता से अधिक है। कितनी है? 162% है सस्य गहनता। उसके बाद प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9। चाहे कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे, चाहे सस्य जलवायु प्रदेश पूछे, चाहे सस्य जलवायु क्षेत्र पूछे, 9 सस्य कृषि। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है वाराणसी में। प्रदेश में आम को दूसरे प्रदेश में किस नाम से भेजा जाता है? नवाब ब्रांड लखनऊ से। आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ आलू निर्यात जोन आगरा में है। उसके बाद आलू को दूसरे प्रदेशों में किस ब्रांड नाम से भेजा जाता है? ताज ब्रांड से। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है। आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। लीची प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पैदा होती हैं? तो सहारनपुर और मेरठ में लीची मुख्य रूप से। माल्टा, मौसमी और ब्लड रेड किन जिलों में पैदा होते हैं? मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। इनमें से कुछ भी आ जाएगा, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। देख लेना, मतलब सहारनपुर के एरिया जो अपना ये आता है कुछ तराई क्षेत्र वाला। ठीक है, तराई क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर पानी बरसता है तो रुकता नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में होता है। नींबू प्रदेश के मुख्य रूप से बुंदेलखंड में पाया जाता है, मुख्य रूप से। वैसे सहारनपुर में भी होता है। ठीक है, संतरा की खेती बुंदेलखंड के कुछ जिलों, सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, संतरा बुंदेलखंड में और सहारनपुर में भी होती है। प्रदेश का नामकरण देखिए, ये बीच में एक टॉपिक हमने रखा है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है और इसे देख लीजिए। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत बना, फिर 1877 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बना, 37 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश बना ही है। तो 36 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 77 में आगरा और अवध, 7 आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत 37 में। फिर राजधानी परिवर्तन हुआ 1836 से, भी आगरा बनी सबसे पहले। 1858 में इलाहाबाद बनी, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ बनी, 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी कब स्वीकृत की गई थी? 1947 में। उर्दू द्वितीय 1989 में। 1956 में क्या बना था? उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? 1938 में। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 1937 में। और विधान परिषद का भी 1937 में गठन हो गया था। प्रथम बार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था वो 1937 में ही हुआ था। ठीक है, आज़ादी से पहले। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा में 89 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 85 एससी के लिए आरक्षित हैं और 4 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 17 क्या है? ये 17 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि सारी की सारी एससी के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए लोकसभा में कोई भी आरक्षण नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। 1861 में 3 उच्च न्यायालय बने थे, बम्बई और कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बनी? इलाहाबाद। 77 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम हुआ। प्रदेश के किस मंडल या संभाग में 6 जिले नहीं हैं? ठीक है, प्रयागराज में 6 जिले नहीं हैं। प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, इस चीज़ को याद रखना। और प्रयागराज जिला ऐसा है जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। उसके बाद कान, मेलख, ये 6 जिले रखते हैं, कान, मेरठ और लखनऊ।
प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? विकास खंड हैं 826, 351 तहसील है, 545 कितने हैं, क्या हैं, नगर पंचायत हैं, 200 विधान जो है विधान परिषद नहीं, नगर पालिका परिषद 200 है, विधान परिषद 100 है। प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन है? प्रथम विशंबर दयाल है। उस समय 7वें लोकायुक्त संजय मिश्र हैं करंट में। श्री चंद्र भाल क्या थे? यह विधान परिषद के प्रथम क्या थे? सभापति थे। कोरमानवेंद्र सिंह इस समय विधान परिषद के सभापति हैं। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं और इस समय सतीश महाना है। उसके बाद कमलाकांत वर्मा जो है न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जो हैं ये स्वतंत्र भारत में इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इलाहाबाद के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और एचपी मोदी क्या हैं? ये गणतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, उसके बाद पहली महिला तो सरोजिनी नायडू थी, तो जो भारत की पहली महिला थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली थी और महिला भी थी राज्यपाल के रूप में। अजय सिंह बिष्ट, योगी जी का पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट, कभी कभी एग्जाम में आता है। जो यूपी के पदक्रम और व्यक्ति के आधार पर किस नंबर के सीएम हैं? तो ये 35 नंबर और 21 नंबर, व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं। ठीक है, और पद धारण के रूप में, पदक्रम के रूप में 35वें हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ, 3 जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर हैं। जौनपुर कई बार पूछता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर बरहाज ये राप्ती नदी के तट पर है। मुक्ता गोरखपुर को पूछता है, राप्ती नदी के तट पर। उसके बाद बांदा किस नदी के तट पर है? केन नदी के तट पर। हमीरपुर बेतवा नदी के तट पर। चित्रकूट मंदाकिनी या पैसुनी नदी के तट पर। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर। गाजियाबाद और नोएडा ये हिंडन नदी के तट पर। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर, कई बार पूछता है, प्रतापगढ़ जो आंवला उत्पादन करता है, सई नदी के तट पर है। उसके बाद गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बढ़ती है, यमुना 19 जिलों से होकर बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा और रामगंगा दोनों यूपी में। रामगंगा गंगा से कन्नौज में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में आके मिलती है। उसके बाद बदायूं में बूढ़ी गंगा जो है वो गंगा से आकर मिलती है। तो बूढ़ी गंगा भी गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बूढ़ी गंगा बदायूं मिलती है और रामगंगा जो गंगा से कन्नौज में आके मिलती है। यूपी का यमुना का यूपी में प्रवेश फैजाबाद, सहारनपुर के पास फैजाबाद स्थान से। गंडक नदी महाराजगंज में प्रवेश करके अगले जिले कुशीनगर से निकल जाती है। मतलब गंडक नदी नेपाल के गोसाईनाथन से आती है और भगलपुर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, लेकिन ये महाराजगंज में एंट्री करती है, उधर कुशीनगर से निकल जाती है। ठीक है, नारायणी और शालिग्रामी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, शारदा नदी का यूपी में प्रवेश तथा सरयू में कहाँ पर मिलती है? देखो, शारदा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है और सरयू में कहाँ मिलती है? तो शारदा नदी यूपी में पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है, जो कि आपको पता होगा पीलीभीत जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद सीतापुर बसरा में जो है ये सरयू से मिल जाती है। टोंस नदी गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। ठीक है, उसके बाद केन जो है बांदा में यमुना से मिलती है। ठीक है, उसके बाद भोजहा के पास, हाँ, केन बांदा में यूपी में प्रवेश करती है और बांदा में ही भोजहा नामक स्थान है जिससे यमुना में मिल जाती है। और बेतवा ललितपुर में यूपी में प्रवेश करती है और हमीरपुर में, बेटवा है हमार, तो हमीरपुर में क्या होता है? यमुना से मिल जाती है और ललितपुर में पहुंचता है। ललितपुर बेटवा ललित। चंबल आगरा में यूपी में प्रवेश करती है, यमुना में मिलती है। तो मुरादगंज इटावा, ठीक है, मुरादगंज इटावा के पास जो है चंबल यमुना में मिलती है और आगरा में प्रवेश करती है। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये गंगा नदी है, लेकिन आपको पता होगा यहाँ पर गंगा विलास सेवा शुरू की गई है। ठीक है, जो कि 32 किलोमीटर के दूरी में चलाई जाएगी और यहाँ इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से डिब्रूगढ़ तक चलेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। और 51 दिन की यात्रा होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? क्यों, कौन सी पेयजल परियोजना है? ठीक है, तो कौन सी पेयजल परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोकुल बैराज। ठीक है, पेयजल परियोजना जो गोकुल बैराज है ये दिल्ली को पानी सप्लाई करती है। कहाँ सप्लाई करती है? दिल्ली को पानी सप्लाई करती है। ठीक है, गोकुल बैराज। उसके बाद है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये तो गंगा नदी है। उसके बाद हथनी कुंड परियोजना, ये भी यमुना नदी पर बनाया गया। हथनी कुंड परियोजना याद रखना, यमुना नदी पर ही गोकुल बैराज भी बना हुआ है और यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना भी बनाई गई है, जो कि कई बार एग्जाम में आती है, तो ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो बेटवा है तो राज करेगा, तो राजघाट। और कहाँ है ये? यूपी और एमपी दोनों के लिए बनाई गई है और ये ललितपुर में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फुलहार झील जो है उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से क्या निकलती है? गोमती नदी निकलती है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी जिले में है। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा किसकी होगी? बेटवा की होगी, तो बेटवा नदी पर है परीक्षा बांध। उसके बाद 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है। कितना ऊंचा है? 110 मीटर ऊंचा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। रिहंद बांध गंगा नदी पर बना हुआ, जो कि भीलंगाना भागीरथी और भीलंगाना नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बाकी उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है, कई बार ये भी एग्जाम में आया है। उसके बाद निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल। ठीक है, चंबल अवनलिका क्षरण के लिए कुख्यात है।
फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है माता टीला परियोजना, क्या माता टीला, तो माता है तो बेटवा होगी, बेटवा, ठीक है, माता बेटवा के लिए लड़ गई थी, कौन, झांसी, तो वहीं पर है भी ये, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, राजघाट, राजघाट मैंने अभी बताया आपको कि राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई बाई बांध भी बेतवा नदी पर, रेहंद बांध रेहंद नदी पर, माता टीला बेतवा सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। बाकी निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर पूछा जा रहा है। बिठूर गंगा नदी के तट पर है, कानपुर में है बिठूर। उसके बाद गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर, जौनपुर ये सही नदी के तट पर नहीं है, ये जौनपुर मैंने बताया था आपको, ये कौन सी नदी के तट पर है, जिस पर लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर, ठीक है, जौनपुर और सुल्तानपुर, और इधर ये लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। कौसाम्बी यमुना नदी के तट पर है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, कौसाम्बी से ही गंगा भी बहती है, लेकिन ये यमुना नदी के तट पर कौसाम्बी शहर है। राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, ये तो एक जानकारी यही है, जो बनाई जा रही है बेतवा नदी पर, ठीक है। 2002 का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये बनकर सब कुछ तैयार है, तो इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रदेश की किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा है, तो देखिए सबसे ज़्यादा सिंचाई पर सुविधा जो पश्चिमी क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो बताओ। गंडक कहा जा रहा है, लेकिन गंडक तो बहती है, केन है, चंबल है, बेतवा, सारी नदियाँ बहती हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गंडक हम लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि गंडक है जो थोड़ी सी सीमा साझा करती हैं, बाउंड्री से होकर बहती है, जो है वो बिहार और यूपी के नेपाल से निकल के आती है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। देखिए चित्रकूट किस नदी के तट पर है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर करता हूँ। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर, और जौनपुर मैंने अभी बताया गोमती नदी के तट पर है। मथुरा यमुना नदी के तट पर है, मथुरा कहाँ है, यमुना नदी के तट पर है, और अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर, ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर। तो इसी तरीके से हम लोग और सारे क्वेश्चन फास्ट थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपको फास्ट लग रहा हो स्लो कर लीजिएगा, स्लो लग रहा हो तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए, बार बार वीडियो स्किप करके देखना ठीक नहीं है। फास्ट रिवीजन चल रहा है, कर लीजिए। भारत की किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो ये तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई होते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबी नहर है, तो अभी मैंने बताया शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 को तो सूची 1 क्या है, देवप्रयाग कहाँ पड़ता है, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जो है वो देवप्रयाग के नाम से जाता है। और रुद्रप्रयाग क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर नंदप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार। कर्णप्रयाग जो है, सॉरी, नंदप्रयाग नंदाकिनी में बनता है, कर्णप्रयाग जो है पिंडार में। देखिए कर्णप्रयाग पिंडार, तो केपी कर लीजिए, कापी कर लीजिए, ठीक है, कापी, ठीक है। कर्णप्रयाग पिंडार, अलकनंदा तो रहेगी ही, ठीक है। उसके बाद नंदप्रयाग नंदाकिनी हो जाएगी, रुद्रप्रयाग अलग जो है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी हो जाएगी, ठीक है। रुद्र मीन्स क्रोधित और मंद मीन्स मंद हो जाना, दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाना। तो आप ऐसे थोड़ा सा रिलेट करोगे तो कर पाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने पर स्थित नहीं है, तो वाराणसी बाएं पर है, ठीक है, वाराणसी बाएं पर है, कई बार आता है। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट परियोजना कहाँ बनाई जा रही है, बेतवा नदी पर, जिसको कई बार हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप हैं, ठीक है। उसके बाद नहरें हैं, उसके बाद तालाब कुएं हैं, मैंने बताया था। नलकूप 75%, नहरें 15%, उसके बाद तालाब कुआं 8.7% है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, तो देखिए हिमालय से गोमती नहीं निकलती है और बेतवा नहीं निकलती है, तो गोमती मैदानी भाग से निकलती है, बेतवा पठारी भाग से निकलती है, बाकी रामगंगा और शारदा हिमालय से निकलती है, ठीक। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जिले में। अर्जुन बांध जो है हमीरपुर में है, हमारे करण अर्जुन आएंगे तो हमीरपुर में, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, मैंने बताया था बेतवा के लिए रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध कर गई थी, तो बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के कहाँ, सोनभद्र में स्थित है। फिर अगला टॉपिक है, देखिए कुछ ये पॉइंट जो बताए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्यजीव संरक्षण केंद्र 28 हो गए हैं, ठीक है, इसको 28 याद रखना, 24 नहीं। उत्तर प्रदेश सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये मेरठ मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर में है, कहाँ है, ललितपुर में है। और सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, एटा वाला नहीं है, अब शेखा पक्षी विहार हो गया है। शेखा पक्षी विहार कहाँ है, शेखा पक्षी विहार कहाँ है, अलीगढ़ में है, कहाँ है, अलीगढ़, अलीगढ़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद लोकनायक पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में, लोकनायक पक्षी विहार बलिया में। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना में कितने राज्य सम्मिलित हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी इन्हीं 3 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यही 3 राज्य शामिल भी हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 12 संख्या की कौन सी दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है यहाँ पर, तो सेरवन डुआलिसी पाई जाती है, कौन सी, सेरवन डुआलिसी। और गिद्धों की मौत का जो कारण है, एक दवाई चल रही थी डिक्लोफेनिक रसायन, जो कि जंतुओं को
दी जाती थी। ये रसायन अभी बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लें हम ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखिए प्रदेश के कितने राज्यों जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? 10 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम 74 में बना था। यूरेनियम केवल ललितपुर में पाया जाता है। यहीं ललितपुर में केवल तांबा केवल ललितपुर में पाया जाता है और यूरेनियम भी केवल ललितपुर में पाया जाता है। चूने पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, ठीक है। और उसके बाद कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कांच बालू सर्वाधिक मात्रा में इलाहाबाद में पाई जाती है, यानी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं? हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं। मिर्जापुर, कजराहट व रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। इसी वजह से मिर्जापुर के कजराहट में जो है सीमेंट के कारखाने भी हैं, ठीक है। मिर्जापुर सोनभद्र में सीमेंट के कारखाने हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ क्या पाया जाता है। देखिए चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा जो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपनी सेटिंग से मोबाइल के। गुरमा कनाज बाबूहारी, ठीक है, ये मिर्जापुर में है, ये खान है, ठीक है। गुरमा कनाज बाबूहारी ऐसे आप याद करना है। गुरमा कनाज बाबूहारी चूना पत्थर के लिए, कजराहट सोनभद्र में चूना पत्थर के लिए सबसे ज़्यादा कजराहट पूछी जाती है और गुरमा कनाज बाबूहारी भी, ठीक है। कोयला के लिए सिंगरौली सोनभद्र वाला बहुत पूछा जाता है। बांदा में बाक्साइड पाया जाता है, ऐसे पूछ लेगा। राजगांव याद करने की कोई जरूरत नहीं है। डोलोमाइट मिर्जापुर में, सोनभद्र में और बांदा में पाया जाता है, ठीक है। कांच बालू के लिए इलाहाबाद बहुत पूछता है कि कांच बालू कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है। और एंड आलूसाइट मिर्जापुर में पाया जाता है, एंड आलूसाइट, ठीक है। और पायरोफिलाइट झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यानी पूरा जो नीचे का लटका हुआ जिला है, नीचे ऐसे तो लगता है जैसे कि लटका हुआ है, यहाँ इसके बाद हमीरपुर आता है, फिर उसके बाद झांसी, फिर ललितपुर, ठीक है। सेलखड़ी हमीरपुर झांसी में, पायराइड मिर्जापुर, रॉक फॉस्फेट बांदा ललितपुर। तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। जैसे तांबा ललितपुर में केवल पाया जाता है, बार बार पूछता है। सोना जो है शारदा और रामगंगा के क्षेत्र में पाया जाता है। हीरा बांदा और मिर्जापुर के जंगलों में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, ये याद रखना, मिर्जापुर सोनभद्र में संगमरमर। यूरेनियम ललितपुर तो याद ही रखना पड़ेगा। एस्बेस्टस मिर्जापुर में, जिप्सन झांसी हरिस और हमीरपुर में, और सैंड स्टोन जो है मिर्जापुर में। इस तरह डायस्पोर भी ललितपुर में पाया जाता है। लेकिन आप मुख्य जो है याद रखिएगा, जैसे संगमरमर, यूरेनियम, तांबा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी कोयला सोनभद्र का सिंगरौली, बस। प्रदेश के किस जिले में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन प्रतिशत है? सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम संत रविदास नगर भदोही में है। सर्वाधिक सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, फिर भदोही, मैनपुरी और संत कबीर नगर में सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद अति सघन वन सर्वाधिक खीरी में है और सर्वाधिक वन जो है सोनभद्र में है। वृक्ष आच्छादन देश में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, ठीक है। प्रदेश की किस तरह के वन पाए जाते हैं? हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय वन लगाना जब भी कभी आए, पतझड़ वन देगा, ऐसे ही दुनिया भर के ऑप्शन देगा, मानसूनी वन, सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय वन देगा, ठीक है। इसको ध्यान देना, मैंने एक बार परीक्षा में खुद इसको फेस किया है। प्रदेश में सामाजिक वन की योजना कब शुरू हुई थी? 1976 में। सामाजिक वन की योजना 1976 में शुरू हुई थी। सामाजिक वन की शब्द का प्रयोग बेस्टो बॉय ने किया था। कौन? बेस्टो बॉय ने सबसे पहले किया था। जड़ी बूटी तेंदुपत्ता का संग्रहण उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा कराया जाता है। सामाजिक वन का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है? यूकेलिप्टस। राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1997 संशोधित कर अधिनियम 2000 कब लागू किया? 2001 में लागू किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वन नीति 1992 में, प्रथम वन नीति 92 में, ध्यान रखना, कई बार पूछता है प्रथम वन नीति कब आई? 1992 में। और द्वितीय वन नीति 1998 में। देखिए 1998 में प्रथम जो है खनिज नीति और प्रथम पर्यटन नीति आई थी, जबकि द्वितीय वन नीति 1998 में आई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद वन्यजीव विहार और स्थान देख लेते हैं। इसको क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं। चंद्रप्रभा चंदौली में है, सबसे प्राचीन है, 1957 में बना था। इसको थोड़ा सा डेट याद रखना। चंद्रप्रभा चंदौली वाला पूछ सकता है क्योंकि सबसे प्राचीन है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इसी पीटी में ही आ गया था ये। और किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, जो कि अब ये टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। चंबल राष्ट्रीय चंबल वाला, ये आगरा, इटावा और औरैया क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, कई जिलों में है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार जो है मिर्जापुर सोनभद्र में, कैमूर की पहाड़ियाँ जहाँ मिर्जापुर सोनभद्र में फैले हुआ है, कैमूर वन्यजीव विहार भी यही है। हस्तिनापुर वाला मेरठ, मुजफ्फरनगर और जेपी नगर, बिजनौर, उजनौर में फैला हुआ है, ठीक है, सबसे बड़ा है ये, 2073 किलोमीटर स्क्वायर, 1986 में स्थापित हुआ। और सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है, ठीक है, महाराज का सुहाग, उसकी रानी सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, ठीक है। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ है? श्रावस्ती में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती या बलरामपुर, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, सबसे ज़्यादा बलरामपुर देता है। कछुआ वन्यजीव विहार, दोनों देगा, दोनों सही होगा, दोनों अलग अलग देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है, तो इसको याद रखना, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी। फिर आते हैं एमसीक्यू लगाते हैं। अब स्टार्ट होगा सबसे बड़ा जंग। अब वखीरा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? संत कबीरा, वखीरा संत कबीरा। उसके बाद वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट के लिए है? तो यूकेलिप्टस। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है, ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। उसके बाद सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सबसे पहले कौन सी पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार
कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहुसी पक्षी विहार। कौन सा? लाख बहुसी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे विस्तृत पक्षी विहार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ठीक है। फिर ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है। उसके बाद समसपुर रायबरेली और पार्वती अर्गा गोंडावाला, ठीक है, गोंडा जिला जो कि अयोध्या जिला के पास में पड़ता है। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन पाई जाती है? सोनभद्र में निम्न धातुओं में कौन कौन सी पाई जाती है? सही कूट लगाइए 2 3 4, ठीक है। इसका राइट आंसर है, मतलब कि एंडालुसाइट सोनभद्र में नहीं पाई जाती है, एंडालुसाइट केवल मिर्जापुर में पाई जाती है, ठीक है। एंडालुसाइट केवल मिर्जापुर में पाई जाती है। उसके बाद ये यूकेलिप्टस का है, पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर वाला, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल बहुद्देशीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? 1/3। राज्य में एस्बेस्टस मिर्जापुर में, एंडालुसाइड मिर्जापुर में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, मैंने बताया अभी कब स्थापित हुआ? 1957 में, ठीक है, 57। चंद्रप्रभा चंदौली। राज्य में एक बब्बर से सफारी इटावा में बन गई है, ठीक है। प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है केवल और केवल ललितपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है कि वन नवीनीकरण संसाधन है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसमें कथन ए और आर दोनों सत्य है और कथन आर ए की व्याख्या करता है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना शुरू हुई थी कब? 2001 में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को बाघ परियोजना में 87-88 में शामिल किया गया था। सुमेलित कर सही विकल्प चुने। सोनभद्र में क्या पाया जाता है? पहले ललितपुर में तांबा, जो मैंने बताया आपको, ललितपुर में तांबा कई बार पूछा जाता है, तो ललितपुर वाला तांबा याद रखना। फिर इलाहाबाद में सीसा कांच वाली बालू। उसके बाद नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ पाया जाएगा? मिर्जापुर में। सोनभद्र में चूना पत्थर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये सही है। लिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी सोनभद्र में निवास करती हैं, ठीक है। उसके बाद सुराहताल पक्षी विहार, सुराहताल पक्षी विहार कहाँ पाया जाता है? बलिया में, ठीक है। सुराहताल पक्षी विहार बलिया। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर सोनभद्र में पाया जाता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में पाया जाता है, यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं पाया जाता है। बखीरा संत कबीरा, ठीक है, बखीरा संत कबीरा। सब प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की गई है? तो वही ललितपुर। प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, ठीक है, यही बताया जाता है, रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट, अगर प्रमुख खनिज पूछे तो। सुमेलित कर सही कूट चुने। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। और ललितपुर में तांबा, इलाहाबाद में सिलिका बालू यानी कांच बालू। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आराम से आप मिलाएंगे। निम्न में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? देखिए जिप्सन के उत्पादन में, जिप्सन तो पाया जाता है, अभरक, अभरक के उत्पादन में भारत नंबर 1 है, अग्रणी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभरक नहीं पाया जाता। अभरक ध्यान देना, जिप्सन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। आ से अभरक नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? आपको पता होगा, लखीमपुर खीरी है, उसके बाद फिर सोनभद्र है, उसके बाद हरदोई है, फिर सीतापुर है, ठीक है, खरा सोना हरी सीता। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3%। कितनी है? 77.3% पुरुष साक्षरता। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो सर्वाधिक साक्षर ईसाई है, ठीक है। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात 902 है। कितना है? 902 है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी का कुल आबादी का लगभग है 48%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है 1991 से 2001 में। तो लिंग अनुपात भी घटा है 1991 से 2001 में। प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम 1991 से 2001, कई भी चीज़ें 1991 से 2001 के बीच में हुई हैं। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई है 1991 से 2001, ये सही है, ठीक है, 1991 से 2001। उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ है? एसटी सोनभद्र में, एसटी सोनभद्र में। और एससी कहाँ है सबसे ज़्यादा? सीतापुर में। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा? लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। इसको ऐसे ध्यान रखना, कभी आ जाए तो। 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, ठीक है। उसके बाद 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी मेरठ में, सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला जो है वही गाजियाबाद, नगरीय आबादी वाला, ठीक है, जनघनत्व में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, तीसरे सिख हैं, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। उसके बाद 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, उच्चतम साक्षरता देखिए यहाँ कानपुर नगर दिया गया है, तो कानपुर नगर होगा, नहीं तो गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा है उच्चतम साक्षरता, ठीक है। उसके बाद कानपुर नगर दूसरे नंबर पे है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो यहाँ आप गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, दूसरे पर कानपुर आएगा, कानपुर नगर।
फिर यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में। उसके बाद जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले, देखिए मैंने अभी क्या बताया, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर है। क्या है? सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर है, ठीक है, फिर उसके बाद औरैया है, उसके बाद इटावा है, ठीक है, औरैया है, फिर उसके बाद इटावा है, ठीक, इसे याद रखना। उसके बाद 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन से सही हैं? तो देखिए कौन से सही हैं, इसमें है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जी बिल्कुल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में, उसके बाद कहाँ है? उसके बाद आजमगढ़ में, उसके बाद देवरिया का नंबर आता है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर में है, ठीक है, 17 यहाँ सबसे कम जनघनत्व है, ठीक है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर 902, कितना? 902, ये तो पता होगा आपको। 912 वैसे ही लिंगानुपात है, सिंपल सबका। 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही 20.22, मैंने क्या बताया था? 20.22। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। जनसंख्या के घटते क्रम में तो पहले इलाहाबाद आएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद लखनऊ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, इलाहाबाद नंबर 1, फिर उसके बाद मुरादाबाद, फिर उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, मुर्दाबाद, गाजियाबाद। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? तो आप गौतम बुद्ध नगर लगाएंगे, ठीक है, और नहीं तो कानपुर नगर लगाते अगर गौतम बुद्ध नगर नहीं होता तो। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं? यहाँ देश की 16.5% आबादी निवास करती है, एकदम सही है। यहाँ देश सर्वाधिक बच्चे यहीं पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में। दशकीय वृद्धि दर ये भारत सरकार की दशकीय वृद्धि दर है, जो कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गलत होगी। इसका लिंगानुपात 912 है, एकदम सही है, ठीक है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7। माता टीला बेटवा, राजघाट बेटवा, रानी लक्ष्मीबाई बेटवा, ये राजघाट वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। और माता टीला भी बेटवा है, रेहंद घाट रेहंद है, तो इसका मतलब ये वाला सब सुमेलित था, तो ये गलत है। राजघाट जो है बेटवा नदी पर है। निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो बिठूर गंगा नदी किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर वाला गलत है। ये तो मैंने एक बार पढ़ा दिया है, दोबारा पेपर लग गया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? विंध्याचल कहाँ है? मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, देवा शरीफ बाराबंकी, सिंगेरपुर फैजाबाद में नहीं है, अब इसका नाम अयोध्या हो गया है, सिंगेरपुर फर्रुखाबाद में है, ठीक है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ठीक है। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, भारत माता मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर विख्यात जो है वो वाराणसी में है, बाकी कई जगह भारत माता मंदिर है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी यमुना नदी के तट पर है, ठीक है, कालपी यमुना नदी के तट पर है। और यहाँ अगला क्वेश्चन है था कि महोदय किसका पुराना नाम है, या महोदय सही, तो कन्नौज है, ठीक है, महोदय श्री। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में, सरधना में बेगम समरू ने अति प्राचीन चर्च का निर्माण करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगार सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर। सूफी संत हाजी वारिस अली देवा शरीफ सही है। 18,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा नहीं है, ये जो है पड़ता है सीतापुर में। सीतापुर में कौन सा है? सीतापुर में कौन सा है? नैमिषारण्य, हाँ सीतापुर में नैमिषारण्य है, इसको थोड़ा सा याद रखना, नाम कुछ अजीब सा है, नैमिषारण्य, 88,000 ऋषियों की तपस्थली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? तो बांदा में कलिंजर का किला स्थित है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखिए आगरा का किला और ताजमहल 83 में, हमने बताया था आगरा किला ताजमहल 83 में। फतेहपुर सीकरी पूरा शहर ही जो है 86 में, ठीक है, 1986 में। अकबर का मकबरा नहीं है। फिर है कौशाम्बी जो है गोसीताराम मठ है कौशाम्बी में, ठीक है, मिलाया हुआ है सब कुछ, देख लीजिए। और कुशीनगर में रामभर स्तूप है, कुशीनगर में रामभर स्तूप है, ठीक है। और सारनाथ में धमेक स्तूप है, सारनाथ में सांची का स्तूप नहीं है, ठीक है, धमेक स्तूप है सारनाथ में। और श्रावस्ती में सहेत महेत है, श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। कौशाम्बी में घोषित राम, और कुशीनगर में जो है रामभर, फिर सारनाथ में धमेक स्तूप, और श्रावस्ती में सहेत महेत, श्रावस्ती में सहेत महेत। फिर है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो बौद्ध परिपथ में संकिसा नहीं आता है, ठीक है। श्रीनगर और कुशीनगर, श्रावस्ती और कपिलवस्तु आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में, जो सुल्तानपुर से आगे बिहार की तरफ बढ़ने पर गाजीपुर पड़ता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गंगा वाराणसी नदी के तट पर है, और गोमती नदी के तट पर लखनऊ है, सरयू अयोध्या नदी के तट पर है, लेकिन गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है, कोसी नहीं। उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से, उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। और संत कवि मलुकदास कौन से हैं? कड़ा कौशाम्बी के संत मलुकदास हैं, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है लखनऊ में है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल जो है जैन धर्म से संबंधित है, प्रभास गिरी। लेकिन में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो जेके मंदिर कानपुर में है, जेके मंदिर कहाँ है? कानपुर में है। और देवी पाटन तुलसीपुर है, और ये तुलसीपुर पड़ता कहाँ है? ये तुलसीपुर कहाँ पड़ता है? बलरामपुर में। फिर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, और वृंदावन मंदिर मथुरा में तो चर्चित ही है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 कितना 60 ऋषियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है, जौनपुर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? बिठूर में, वाल्मीकि बिठूर। सूची 1 को सूची 2 से चिन्हित कीजिए, ठीक है। देखिए कनक भवन अयोध्या में है, कनक भवन कहाँ? अयोध्या में। और कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कलिंजर दुर्ग बांदा में है, देवा स्वरूप जहाँ मेला लगता है बाराबंकी, ठीक है। उसके बाद प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली, वही देवासरी बाराबंकी वाला। फिर 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और उत्तर चुनिए। देखिए दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर झांसी में, कहाँ? झांसी में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर सोमनाथ मंदिर देवरिया में है, सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। उसके बाद श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में। और भगवान बाराह का मंदिर एटा में है, ध्यान रखना, भगवान बाराह का मंदिर एटा में है। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों के लिए कौशाम्बी, ध्यान रखना, कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है, कौशाम्बी, ध्यान रखना, ठीक है। जैन बौद्ध के लिए तो पता ही होगा आपको, प्रसिद्ध तीर्थ है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। उसके बाद जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में? फिर वही गयासुद्दीन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक, फिरोज तुगलक ने स्थापना की थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज, ठीक है, कासगंज। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत शहर वाराणसी भगवान शिव ने बसाया था, शिव की नगरी, बाबा विश्वनाथ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंगेरपुर बांदा नहीं है, सिंगेरपुर बांदा सुमेलित नहीं है। बाकी हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर है, और देवासरी बाराबंकी में है। उसके बाद अगला देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है, चौरी चौरा गोरखपुर में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अम्बेडकर नगर अकबरपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। उसके बाद ये इसके मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय बताए जा रहे थे। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर, वही नैमिषारण्य सीतापुर। और ये तो बहुत फैल गया है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ कहाँ किए थे? तो हर्षवर्धन ने कहाँ कहाँ किए थे? एक किए थे कन्नौज में, और दूसरा कहाँ किए थे? दूसरा किए थे प्रयागराज में, ठीक है, एक कन्नौज में, दूसरा प्रयागराज में। इसको याद रखना, पूछा जाता है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो पटियाली कासगंज सही है, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, तो राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद यही है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। कहाँ पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। उसके बाद है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम कुशीनगर में ही तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि नरपति नाल विश्वदेव रासो जगनिक आलाखंड, ये नीचे इसका क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सही नहीं है। देखिए इसमें कुछ पेपर उल्टा सीधा लग गया है। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो चंद्रबरवाई पृथ्वीराज रासो और अब्दुल रहमान हमीर रासो, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसी का ऊपर वाला था वो कि नरपतनाल विश्वदेव रासो ने लिखा है, सही है। और जगनिक ने आलाखंड लिखा है। रामचंद्रिका रसिक प्रिय के रचनाकार केशव हैं, ठीक है, रामचंद्रिका रसिक प्रिय ये केशवदास की रचनाएं हैं। और किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो आपको पता है अमीर खुसरो। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो एटा कासगंज, पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद और जिगर गोरखपुर के नहीं थे, ठीक है, जोश मलिहाबाद। सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो मुंशी ईसा अल्लाह खां ने क्या लिखा है? उदय भान
चरित्र, ठीक है। मुंशी ईसा अल्लाह खां ने उदयभान चरित्र लिखा है और प्रताप नारायण मिश्र ने हठ हमीर लिखा है और इन्होंने जो है कंकाल लिखा है, जयशंकर प्रसाद कंकाल। उसके बाद बाबू देवकी नंदन ने काजर की कोठरी लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से मुंशी ईसा अल्लाह खां ने उदय भान चरित्र लिखा है, उसके बाद देवकी नंदन ने क्या लिखा है, काजर की कोठरी लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र ने हठ हमीर लिखा है और जयशंकर प्रसाद ने कंकाल लिखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कौन जो है सही सुमेलित नहीं। दूसरा देखते हैं 6 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो टोंडरमल जो है वो सीतापुर से थे, ठीक है, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। अबुल फजल आगरा से थे, अकबर के जो है ये मुख्य लेखक थे उनके यहाँ के। बीरबल कन्नौज के नहीं कालपी के थे, ठीक है। और जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर बरन के थे। लेकिन मिश्र साहित्यकार में उनकी रचना में कौन सही नहीं है, साहित्यकार उनकी रचना में कौन सही नहीं। देखो केशव चंद्र सेन ने अभी ऊपर बताया मैंने रसिक प्रिय लिखा था, और प्रेमचंद्र ने कर्मभूमि रंगभूमि कर्मना निर्मला ये सब सारी चीज़ें जो है प्रेमचंद्र ने लिखा है। उसके बाद महादेवी वर्मा यामा लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने यशोधरा नहीं लिखा है। यशोधरा किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। निम्न व्यक्तियों में उनकी विधा में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये मजरू सुल्तानपुरी शायर थे, राजपाल यादव अभिनय करते हैं और राजपाल यादव, ठीक है, आर.एस. बिष्ट चित्रकार हैं, राजन साजन मिश्र रंगमंच के लिए नहीं है, ठीक है, राजन साजन मिश्र रंगमंच के लिए नहीं है। निम्नलिखितों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, अब्दुल रहमान ने हमीर रासो नहीं लिखा है, हठ हमीर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। खड़ी बोली के निम्न कौन सुमेलित नहीं है। फिराक इलाहाबाद नहीं सही है, जोश मलिहाबाद सही है, जिगर मुरादाबाद, ठीक है, जिगर मुर्दाबाद हो जाता है आदमी मुर्दा तो जिगर उसका काम करना बंद कर देता है, जिगर मुर्दाबाद। और चक्र वस्त्र लखनऊ, ठीक है, चक्र वस्त्र लखनऊ। फिराक गोरखपुरी है, इलाहाबाद नहीं, ठीक। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद लखनऊ, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, सर सैयद अहमद खां दिल्ली। तो चंद्रशेखर आजाद कानपुर से हैं, ठीक है, कानपुर में। उन्होंने 1924 में क्या बनाया था, 1924 में HRA क्या बनाया था, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन नहीं है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राज्य कवि था, जबकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ थे, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के यहाँ थे और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ थे। निम्न में से खिलाड़ी उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है। तो सैयद मोदी जो है यही सुमेलित नहीं है, बाकी केडी सिंह बाबू हाँ की सुमेलित है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 4 है, ठीक है, और एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में रानी लक्ष्मीबाई 2013 में बना है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 76, हिंदी संस्थान भी 76। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में, 4 साल पहले ही उर्दू की स्थापना हो गई थी, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन जो है ये पहला जो है वो यहाँ है। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट को चुनिए। लिखा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षित करने सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। मानव अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को जो है बनाए रखना उद्देश्य था। तो ये सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है, ठीक, एकदम सही है। शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ गया था इसलिए शिक्षा मित्र योजना चली थी। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1918-26 में ताकि कानपुर से संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक तो कौन थे, इसके संपादक जुगल किशोर मिश्र थे, ठीक है, कानपुर से इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक, जुगल किशोर मिश्र। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 में शुरू हुआ था। स्कूल चलो अभियान कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है आगरा में है, ठीक है, KM मुंशी हिंदी संस्कृत संस्थान। ये अपने उत्तर प्रदेश के क्या बन चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं 2 बार। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 87 वाला, ठीक है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। BHU 16 वाला 2016 वाला, तो 1916 वाला। और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय है। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कोर्स से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना वो तो मैंने अभी बता दिया ऊपर, तो ठीक है। ये क्वेश्चन है आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। आइए देखते हैं क्या था यहाँ, थोड़ा सा उल्टा लग गया है ना। भारतीय शिक्षा भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी, हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना की गई थी आगरा में। हिंदुस्तान अकेडमी का स्थापना कहाँ की गई थी, आगरा में। प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, 1995 में, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, अभी मैंने बताया बनारस BHU की। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पहला केंद्रीय BHU विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU, ठीक है, 1916 में। जबकि वैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना है, ये होना चाहिए प्राचीनतम में, ठीक है। आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय रखना, वहाँ पर गलत हो गया होगा।
विद्यावाहिनी परियोजना में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर, विद्यावाहिनी। उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू 89। उसके बाद देखते हैं बाराबंकी लखनऊ में। क्या लखनऊ में? यहाँ उल्टा लग जाने की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, पूरा क्लास करके जाइएगा। चलिए इसको छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? 14 वर्ष तक। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान द्वारा, जो 1976 में बना था। उसके बाद निजी क्षेत्र में उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान को सम्मिलित नहीं है। तो एमईटी ये तो निजी वाला कौन इतना पढ़ पाएगा? जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट में है। ठीक है, तो सारे निजी विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे, या कोई भी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो नहीं आता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि मैंने बताया था 1887 में बना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव मालवीय जी ने रखी थी। 1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर जोर देती है? प्राथमिक शिक्षा, हंटर आयोग। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई है। कब? 2013 में, इसलिए करंट का क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। ठीक है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण गोरखपुर से निकलती है। ठीक है, जहाँ गीता प्रेस। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं जौनपुर में। करंट का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। अभी जो मैं वहाँ ऊपर दिखा रहा था आपको, यहाँ ऊपर जो लखनऊ सही आंसर लगा हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे है कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहला, दैनिक हिंदी दैनिक कब और कहाँ से निकला था? पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो निकला था 1845 से बनारस से। उर्दू का पहला अखबार निकला था 1846 से। 46 में आगरा से उर्दू का पहला सरदल अखबार बोलते थे इसको। ये पूछा जाएगा क्योंकि ये यहाँ नहीं आएगा तो हिंदी में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। 1983 में लखनऊ में उर्दू सैनिक कौमी आवाज़ किसके प्रयास से निकलना शुरू किया था? नेहरू और रफ़ी अहमद के। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण, मैंने अभी बताया ऊपर। गीता प्रेस गोरखपुर। हिंदी दैनिक का नाम और संपादक का नाम? बनारस अखबार हिंदी दैनिक और बनारस अखबार के नाम से गोविंद रघुनाथ धत्ते इसको प्रकाशित करते थे, संपादक थे। मदन मोहन मालवीय ने किन पत्रों का संपादन किया? हिंदुस्तान और नगरी, नीरद अभ्युदय और इलाहाबाद। ठीक है, प्रदेश की जानी मानी हिंदी पत्रिका सरस्वती कब निकाली गई? 1900 में, महावीर द्विवेदी द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के सूत्रधार। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की 1867 में बनारस में कितने निकलने वाली किस पत्रिका ने हिंदी पत्रिका में नए युग की शुरुआत की? कविवचन सुधा पूछ लेगा इसे डायरेक्टली। कविवचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में 1910 में निकलने वाली पत्रिका प्रताप। तो कुछ याद नहीं लिखना है हमें, अब यही याद रखना है कि प्रताप पत्रिका किसकी है? गणेश शंकर विद्यार्थी की। तो हिंदी में भी काम आएगा। राज्य सूचना विभाग की साहित्य मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिक पत्रिका उत्तर प्रदेश संदेश। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर में, ना कि प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापपुर में 1903 में भारत की पहली चीनी मिल हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। कहाँ? रेणुकूट में हिंडाल्को स्थापित है, ना कि रावर्ट्सगंज में, रेणुकूट में हिंडाल्को। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? आगरा और कानपुर चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, बहुत पूछा जाता है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है। कालीन उद्योग भदोही में है। एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र रेणुकूट। पारंपरिक कला शिल्प संबद्ध स्थान, देखिए मिट्टी के बर्तन खूरजा में बनते हैं और काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में होती है। चरण पादुका पीलीभीत में बनती है। ठीक है, चरण पादुका पीलीभीत में, बांसुरी भी पीलीभीत में, और जरी का काम बरेली में होता है जरी। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर चुने। देखिए आगरा क्या करता है? पर्यटन के लिए है। ठीक है, कानपुर चमड़े का सामान बनता है। मेरठ खेल का सामान है, मेरठ में खेल का सामान। मुरादाबाद धातु पत्र। ठीक है, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो खेल के सामान के उत्पादन का केंद्र मेरठ है, ध्यान देना। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? रायबरेली में। उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर इलाहाबाद में, मैंने बताया था आपको, फूलपुर इलाहाबाद। उसके बाद गोरखपुर और उसके बाद आंवला। तीसरी कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है, गलत है। ठीक है, केवल 3-4 सही है क्योंकि अमेठी में नहीं है फैक्ट्री है रायबरेली में, अमेठी के बगल ही। फिरोजाबाद पॉटरी के लिए नहीं है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है। तो यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है। पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, हाँ पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित की गई है, इसको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, वो तो ऊपर चला गया।
दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीर्घकालीन ऋण उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा। तो उत्तरोक्त सभी द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? गोरखपुर में खेल कूद का सामान नहीं, मेरठ में, बाकी वाराणसी में रेशम बनता है, सीतापुर में प्लाईवुड और नोएडा में सॉफ्टवेयर में IT उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? तो वाराणसी में सीमेंट नहीं बनती है, सीमेंट सोनभद्र और मिर्जापुर में बनती है। ठीक है। कानपुर में चमड़ा, मेरठ में चीनी। कौन सा गलत युग्म है? मेरठ में चीनी फैक्ट्री, पता नहीं। सहारनपुर में कागज बनता है, ये कन्फर्म है। मेरठ में चीनी उनी ध्यान मत देना आप लोग, कभी कभी हो जाता है ऐसे एग्जाम में आ जाता है गलत क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की थी वो छठी योजना में। कब? छठी योजना ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वृद्धि उच्चतम अंकित की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। ठीक है, सही है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में नहीं है। ठीक है। तेल शोधन संयंत्र मथुरा में है। रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग है। और अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए सुमेलित कीजिए। देखिए टेराकोटा जो है वो गोरखपुर में, आप GI टैग भी मिल गया है। लकड़ी के खिलौने आपको मिलेंगे वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। ठीक है। और कांच का सामान फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में। अगला आएगा भी प्रश्न इसका आगे। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। कागज सहारनपुर में, सीमेंट चुर्क डल्ला सोनभद्र में, और इलेक्ट्रॉनिक कानपुर में, फर्नीचर बरेली में। बेंत बनता है जो आपने सुना होगा। लेकिन में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन नैनी, मॉडर्न बेकरीज ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, मॉडर्न बेकरीज। तेल शोधन संयंत्र मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। आगरा, कानपुर, नोएडा में विशिष्ट आर्थिक जोन। सुमेलित करके चुने, सही विकल्प चुने, सुमेलित कर सही चुने। लकड़ी का खिलौना वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में मिलती, दिया सलाई बरेली में। ठीक है। ठीक है। खेल का सामान वाराणसी नहीं, खेल का सामान कहाँ मिलेगा? खेल का सामान हाँ वाराणसी में। लकड़ी का सामान वाराणसी में, खेल का सामान मेरठ में। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद को आपको पता है चूड़ियों के लिए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में बनाई गई, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री। रोजगार के दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हाथकरघा। ठीक है। कृषि के बाद सर्वाधिक किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? वह है सीमेंट। अभी ऊपर क्या था मैंने यहाँ बताया था आपको, सीमेंट यहाँ था, सीमेंट ये यहाँ पर सीमेंट उद्योग चुनार। ठीक है। चुनार है कहाँ? चुनार मिर्जापुर में है। उसके बाद आगे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कर सही विकल्प चुने। चुर्क कहाँ? सीमेंट चुर्क डल्ला सीमेंट कहाँ है? सोनभद्र। मिर्जापुर फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, मेरठ सामान के लिए। ददरी चुनार चुर्क डल्ला सभी के कारखाने सीमेंट। ठीक है। ददरी चुनार चुर्क डल्ला सीमेंट के लिए है। सही कूट का चयन करें। सही कूट कौन सा है? रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए, और जबकि ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट। निम्नलिखित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है आगरा में। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कर सही विकल्प चुने। तो फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चरमाल के लिए, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से सुमेलित कीजिए, सही केंद्र से मिलाएं। देखिए आंवला में उर्वरक का कारखाना है। ठीक है। मोदी नगर में रबड़ का कारखाना है, बाराबंकी में पाइली फाइबर है, और कानपुर में विस्फोटक निर्माण किया जाता है। और गीडा का मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो हाथ का छपाई होती है फर्रुखाबाद में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि
निम्न में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो पारंपरिक उद्योग उर्वरक निर्माण नहीं है, ठीक है। बाकी सूती वस्त्र निर्माण, सीमेंट, चीनी, ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है। रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता किससे? कच्चे माल से, ठीक है। यहाँ पर एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है रेणकोट सोनभद्र में। उसके बाद निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो यही सही सुमेलित नहीं है कि खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र जो है लखनऊ में नहीं है। खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वो इलाहाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, और सुदूर संवेदन केंद्र लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है ये लखनऊ में स्थापित की गई है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है, इसी को आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है, वही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। गंगा में सर्वाधिक बीओडी माने बायो ऑक्सीजन डिमांड कानपुर से इलाहाबाद के मध्य रह जाता है, क्योंकि कानपुर में बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ जाती है, तो जीव को ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत होती है, इसको कहते हैं बायो ऑक्सीजन डिमांड। विज्ञान नगरी अवस्थित है, विज्ञान नगरी लखनऊ में अवस्थित है, विज्ञान नगरी। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था 2003 में, ठीक है। 10 नई को 2003 में, कुल हो गई 12। पहले थारू और बुक्सा ही थी। बुक्सा बिजनौर में निवास करती हैं। थारू क्या है कि तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। निम्न जनपदों में भुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में भुक्सा जनजाति निवास करती हैं, ठीक है। बिजनौर आगरा में, ध्यान रखना, भुक्सा बिजनौर और बगल आगरा भी। इनमें से कौन सही सुमेलित है? भुक्सा बिजनौर, बाकी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में है? थारू, सबसे ज़्यादा थारू जनजातीय संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी उत्तर प्रदेश में है? थारू, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जनजाति में हिंदू जैसा वर्ण है? थारू। निम्नलिखित में से कौन लठभरवा भोज देते हैं? थारू। कर्मा लोकनेत्र सोनभद्रमा, कर्मा सोनभद्रमा कौन सी जनजाति करती हैं? खरवार। कर्मा कौन सी जनजाति करती हैं? खरवार। कहाँ होता है? सोनभद्र। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक? थारू। दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। जाड़ नाम की मदिरा पीते हैं जो चावल से बनता है, थारू। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू। प्रदेश में कौन सा सही सुमेलित है? भुक्सा बिजनौर ही देगा, बाकी सब गलत है। सूचीबद्ध किया गया था 10 नई जनजातियों को 2003 में। पहाड़िया जनजाति सोनभद्र में है। पहाड़िया कहाँ है? सोनभद्र में है। और ये अगला क्वेश्चन है यहाँ कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत में है, बागपत, ठीक है। और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों प्रतिशतता सोनभद्र, ठीक है। फिर एक कुछ पॉइंट है कि सबसे बड़ी जनजाति थारू है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। प्रदेश में 2003 में थारू और भुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन 2003 में 10 और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, जिससे 10 जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं जो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना लखनऊ में की गई है। कब की गई थी? मैंने बताया था 1989 में, इसको याद रखना। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई है? 1929 में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? वाराणसी में सब्जी शोध संस्थान है। फिर उसके बाद गन्ना, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल पूछेगा शाहजहाँपुर लगाना। अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो कहाँ लगाना है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ लगाना है। अगर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान पूछेगा तो कोयम्बटूर लगाना है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? भारत का दूसरा फोरेंसिक रामपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, इसको कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भी कहते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर, फर्रुखाबाद नहीं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, यही क्वेश्चन था ये। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है अप्रैल पार्क नोएडा, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एग्रो पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ट्रोनिका सिटी नोएडा, गलत है। गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी के नाम से जाना जाता है। बायोटेक पार्क लखनऊ में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर है। लेदर टेक पार्क उन्नाव बंथर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जत नगर। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश निर्यात करता है भारत में। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में। आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में। भारतीय साग भाजी वाराणसी में। भारतीय दलहन कानपुर में। केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है लखनऊ में। उपोषण संस्थान
लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। राजकीय अभिलेखागार इलाहाबाद में। कब स्थापित हुआ? 1947 में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ कब स्थापित हुआ? 1989 में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ठीक है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे पुराना संग्रहालय है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में। और बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 3 हैं। लिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों से नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों को निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर उन्हें निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। तो नगर निगमों के लिए हर राज्य में अलग कानून ही होता है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं? 2। दूसरी कौन है? मायावती। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है नोएडा में। ठीक है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन इस समय कौन है? इस समय सतीश महाना जी हैं। विधान मतलब लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र आवश्यक है। यही क्वेश्चन था ये। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है सीधे निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, ना कि इनडायरेक्ट। राज्य की 16वीं विधानसभा का चुनाव में महिलाएं 35% थी। अभी इधर याद रख लेना, 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का परसेंट 1/3 होता है। ठीक है, याद रखना, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का परसेंट 1/3 होता है। प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है, पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी शक्ति का पदेन सभापति होता है। बस पूर्ण मशीनरी का नियंत्रण नहीं करता है, वो सारे लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, अकेले वो कुछ नहीं करता है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आगरा कानपुर में। देखिए उस समय एक करंट का सवाल था, बाकी सारस राज्य के बच्ची है। पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? स्थानीय स्वशासन की? जी हाँ। जय संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की? हाँ। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की? जी हाँ। उसके बाद पद सोपानिक संरचना की? नहीं है। कथन ये है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो ये ऑप्शन 1 सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या 108 थी। राज्यपाल की नियुक्ति किस संशोधन में की गई है? राज्यपाल 155 में नियुक्ति की गई है। ठीक है, बाकी हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, 153 में लिखा गया है। ठीक है, और समस्त कार्यपाल की शक्ति उसमें निहित होगी, और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का पदभार संभाल सकता है। ये सारा 153 में है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से कौन सा सही का चयन करें, चुनाव करें? उसे जन्म से भारत का नागरिक होने की कोई जरूरत नहीं, 35 वर्ष का आयु हो, लोकसभा सदस्य होने की कोई जरूरत नहीं है, वह एक अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो 2 और 4 सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? नहीं है, तो मोर नहीं है, धनुष, मछलियाँ, तीर हैं, गंगा यमुना की धारा भी है। कथन 1-2 को मिलाइए। जालौन उरई, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, रविदास नगर भदोही, कुशीनगर पडरौना। उसके बाद उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में 300 सीटें बची। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों में है। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एकदम सही। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एकदम सही है। 5 वर्ष तक पद धारण करता है, जी बिल्कुल सही है सारा, क्योंकि जो गलत था वो है नहीं। निम्न समिति में ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, एलएम सिंघवी ने सिफारिश की थी कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सबसे पहले सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। निम्न में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है प्रधान का, सरपंच का और पंच का। बाकी क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का इनडायरेक्टली चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्यों द्वारा। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो उस समय फैजाबाद था, लेकिन अब फैजाबाद में भी यानी अयोध्या में नगर निगम हो गई है। किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता। ये वही वाला पेज आ गया है, तो इसको हटाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो वही बलिया, चित्तू पांडे वाली। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो वो सांची है। ठीक है, सांची है जिसका संबंध भगवान बुद्ध की किसी भी घटना से नहीं रहा है। निम्न में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन किया था? प्रयागराज में। हर्षवर्धन ने क्या किया था? बौद्ध महासम्मेलन किया था प्रयागराज में। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था कहाँ? अवध में। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था अवध में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन यानी HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। कहाँ? कानपुर में की गई थी। कब? 1924 में। इलाहाबाद में 1857 क्रांति में नेता कौन था? लियाकत अली इलाहाबाद में थे। उसके बाद यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को देखते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम प्रांत UPP, उत्तर पश्चिम प्रांत जो था वो 1836 में, 1836 उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर आगरा अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, संयुक्त प्रांत 37 में। फिर उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा। फिर बरेली में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभों को दिल्ली किसने लाया? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। वही जो है जौनगढ़, जूना खां की याद में जौनगढ़ की स्थापना किया था।
फिर है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो ऊधम सिंह नहीं थे संबंधित, क्योंकि ये जनरल डायर को मारने, जनरल डायर से संबंधित हैं। जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सारनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तन और मृगदा दोनों है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, कब हुआ था काकोरी षड्यंत्र केस? 1925 में। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1958 में इलाहाबाद में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। कानपुर संयंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के, ठीक, क्रांतिकारी आंदोलन के विरुद्ध था, तो साम्यवादी आंदोलन इसमें राइट आंसर माना गया है। वैसे तो क्रांतिकारी आंदोलन लगना चाहिए, देखिए पेपर में आया है ये क्वेश्चन। चौरी चौरा कहाँ है? 5 फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में घटना घटी थी और 12 फरवरी को इसको जो है वापस ले लिया गया था, असहयोग आंदोलन। फिर उत्तर प्रदेश की शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर में। पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर में, जौनपुर को। निम्नलिखित किस स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? अशोक अयोध्या और हरिद्वार नहाने नहीं आया था, गया, श्रावस्ती और मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थान थे वहाँ पर अशोक गया था। कुशीनगर राजधानी है मल्लों की। कुशीनगर राजधानी किसकी है? मल्लों की। कुशीनारा या कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ है। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, नेपाल में। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सबसे अधिक कम महिला साक्षरता है, तो सबसे कम वैसे हर जगह देखा जाए तो हर जगह, अगर श्रावस्ती को लिया जाए तो श्रावस्ती हर चीज़ में महिला पुरुष समग्र में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की, लेकिन श्रावस्ती नहीं है तो रामपुर राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद है, फिर उसके बाद गाजियाबाद है, फिर लखनऊ आएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना ऐसे। ठीक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद ऐसे याद कर लो, मुरादाबाद वाले बुरा ना माने। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। अगर गौतम बुद्ध नगर ना हो तो कानपुर लगाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाली जिला है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में निवास करती है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या महोबा में। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है। 10 लाखी नगरों की संख्या 2011 के अनुसार 7 है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। सिकंदर लोदी ने इसको राजधानी बनाया था आगरा को। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? प्रयाग और कन्नौज में हर्षवर्धन ने। कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी, ध्यान रखना, मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी। फिर अगला क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश से कब पड़ा? 12 जनवरी 1950 को। देखो मैं अभी तक 26 जनवरी बता रहा था, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? बलिया में। अस्थायी सरकार का नेतृत्व करता चित्तू पांडे थे। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? कानपुर में। उपरोक्त संगठन का सेनापति कौन था? चंद्रशेखर आजाद था। किसका? एचआरए का सेनापति चंद्रशेखर आजाद था, एचआरए का। ठीक है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना, 24 में। फिर एचएसआरए कर दिया गया इसका नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में कर दिया गया था इसका नाम। सविनय अवज्ञा के दौरान इलाहाबाद में नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया था? जयप्रकाश नारायण और शास्त्री जी के सहयोग से। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, अभी इसको मैं दिखाऊंगा। 1888 में जॉर्ज यूल जब पहला अंग्रेज जो है इसकी अध्यक्षता करता है। फिर 1892 में, 1910 में 3 बार इलाहाबाद में हुआ, 3 बार लखनऊ में हुआ। 1916 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर 36 में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल ने की थी। 16 वाला अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? कानपुर, 1925 सरोजिनी नायडू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। फिर यहाँ है, देखिए यहाँ सब कुछ बताया गया है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि चलिए बड़ा कर लेते हैं, 2 बार में देखेंगे। इसमें 1888 वाला इलाहाबाद में, ध्यान रखना, जॉर्ज यूल इलाहाबाद या प्रयागराज 88, ठीक है, अंग्रेज 888। उसके बाद 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? 92 व्योमेश चंद्र बनर्जी, देखिए ऐसे 92 व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 99 लखनऊ में हुआ, 99 लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त। फिर 1905 वाला बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, इसकी अध्यक्षता के थे, गांधी जी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 इलाहाबाद विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरे, ये अंग्रेज, ये भी थे, दूसरे थे कि या नहीं ये कंफर्म नहीं, लेकिन अंग्रेज इलाहाबाद विलियम वेडरबर्न। फिर अंबिका चरण मजूमदार, कांग्रेस का जो है मुस्लिम लीग का और कांग्रेस के विभाजन गुट मिले और फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी मिलन हुआ एक साथ 1916 में। फिर 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। फिर 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद फिर 1946 मेरठ में जेबी कृपलानी बने थे। ठीक है, और जेबी कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय
कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। बस उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से ये आ गई 1857 की क्रांति। देखते हैं 10 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति का जो है शुरुआत हुआ था 10 मई को। 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, आंदोलनकारियों ने। इस आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा नाना साहब को घोषित कर दिया गया। कानपुर का पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र। किसे अवध का नवाब घोषित किया गया? ब्रिटिश कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। ये जो है वाजिद अली शाह के संतान थे, पुत्र थे वाजिद अली शाह के। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में भारतीयों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों से टक्कर लिया? जनरल बख्त खां थे सेना में। तो सारे भारतीयों ने बख्त खां के साथ टक्कर लिया दिल्ली में, ठीक है। बख्त खां इसका नेतृत्व दिल्ली में किए थे 1857 का। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद, वही 1858 में मैंने बताया था। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने घोषणा पत्र पढ़ा था। लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। कानपुर नाना साहेब, मुख्य संचालक यहाँ तात्या तोपे थे कानपुर के साथ, नाना साहब के साथ। बरेली खान बहादुर खाना, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत फैजाबाद मोहम्मद मौलवी अहमदुल्लाह, फिर कालपी में तात्या तोपे, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह। फिर परीक्षा दृष्टि है कि अवध सूबा कब और किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ? तो 1722 ईस्वी में। कब? 1722 ईस्वी में सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क इनका नाम है, सादत खां बुरहान उल मुल्क, इनके नेतृत्व में जो है अवध सूबा स्वतंत्र हुआ। ये उत्तर प्रदेश की लोकल जीके है, इसको ध्यान से देखना। अवध की राजधानी किसने फैजाबाद से लखनऊ कर दी? आसफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। कौन? आसफ-उद-दौला ने। फिर मुगल सम्राट के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब के बाद उत्तर प्रदेश कितने स्वतंत्र राज्य बने? उत्तर प्रदेश में कितने स्वतंत्र राज्य बने? 5। अकबर के नवरत्न में उत्तर प्रदेश से 2 थे, बीरबल और टोडरमल। टोडरमल सीतापुर से थे और बीरबल कालपी से थे, ठीक है। सीतापुर से टोडरमल और बीरबल कालपी से थे। फिर सल्तनत काल में दिल्ली से आगरा राजधानी किसने परिवर्तित किया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया। उसके बाद राजधानी दिल्ली से आगरा परिवर्तित कर दी थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, मुगलकालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान। आगरा से पुनः दिल्ली राजधानी किसके द्वारा परिवर्तित की गई? शाहजहां ने। जब दिल्ली में लाल किला वगैरह सब बनवाया तो उसने राजधानी आगरा से सीधा जो है दिल्ली कर दी। फिर जौनपुर में स्वतंत्र सरकी साम्राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। सरदार ख्वाजा जहां नहीं पूछा जाता है, आप मलिक सरवर याद रखना। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अतिरिक्त एक और नगर स्थापित किया था, फिरोजाबाद में, ठीक है। फिरोजाबाद बनाया था, फिरोजाबाद, ठीक। फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अतिरिक्त फिरोजाबाद भी बनाया था। फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजपुर तो बिहार में है, ठीक है। फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुगलकालीन स्थापत्य से है कि संभल के जामी मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। संभल में जामी मस्जिद और अयोध्या में बाबरी मस्जिद। फतेहपुर सीकरी, आगरा में इलाहाबाद के किले अकबर ने बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, ठीक है, खास महल, उसके बाद जोधाबाई महल, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, इस्लाम खां का मकबरा, ये सारा अकबर ने बनवाया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। फतेहपुर सीकरी में इतनी सारी चीज़ें बनी हुई थी। फिर आगरा में जहांगीरी महल बनवाया था अकबर ने, ठीक है। जहांगीर के लिए जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था आगरा में। फिर उसके बाद आगरा में अतमादुद्दौला का मकबरा है कि नूरजहां ने बनवाया था। किसने? नूरजहां ने। अपने पिताजी, इनके पिता थे अतमादुद्दौला, उनकी मृत्यु हो गई थी तो पहले बार पितरादुआ का काम यही किया गया था। सिकंदरा में अकबर के मकबरे तथा मरियम उज्जमानी के मकबरे का निर्माण कराया था जहांगीर ने, ठीक है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था और मरियम उज्जमानी अकबर की पत्नी का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। सिकंदरा आगरा में है। आगरा के किले में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने आगरा के किले में ताजमहल भी बनवाया, ठीक है। आगरा किले में ताजमहल, फिर दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद दिल्ली में है, उसको औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना। शेर शाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई थी। सोनार गांव से लाहौर तक, जीटी रोड कहते हैं इसको, आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। फिर सल्तनत काल, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगरा की स्थापना 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। 1506 नहीं 1504 है, इसको काट दो। जौनपुर के जामी मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। जौनपुर में जामी मस्जिद, कौन सी मस्जिद? जामी मस्जिद, तो हुसैन शाह सरकी ने कराया था। हुसैन ने करवाया था जौनपुर की जामी मस्जिद और लाल दरवाजा। लाल दरवाजा कहाँ? जौनपुर में। और जौनपुर में अटाला और झांझरी, इसको इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था।
अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद बहुत पूछी जाती है। इसका निर्माण इब्राहिम शाह सर ने। बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था। बदायूं का जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बदायूं में जामा मस्जिद बनवाया था। अशोककालीन लगभग 50 स्तंभ लेख हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को लिया गया सारनाथ के लघु स्तंभ शेष से। धर्मराज का स्तूप सारनाथ में है। अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किया गया चुनार में। इसके बलुआ पत्थर थे। ठीक है, चुनार के बलुआ पत्थर से अशोक के शिलालेखों और कृतियों का निर्माण किया गया था। फिर अयोध्या शिलालेख संबंधित है सुंगों से। सुंगों ने अयोध्या शिलालेख लिखवाया था, सुंग वंश के। मोरा यानी मथुरा ब्रह्मी संबंधित है शक क्षत्रपों से। ब्रह्मी लेख है मथुरा में, शक क्षत्रपों से संबंधित है। गांधार, इसको ऐसे पढ़ लीजिए एक बार, कहीं आ जाएगा, याद आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये सब कुषाणों की एक राजधानी पेशावर थी तो दूसरी मथुरा थी। ठीक है, एक पेशावर राजधानी थी कुषाणों की, बहुत पूछी जाती है, दूसरी मथुरा थी। और गांधार और मथुरा कला केंद्र का विकास हुआ कुषाणों के समय। इसको याद रखना, गांधार और मथुरा कला केंद्र का विकास हुआ कुषाण के समय में। इसको थोड़ा सा याद रखना। समुद्रगुप्त के उत्तरापथ दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। उत्तरापथ के 12 राज्यों में से कितने उत्तर प्रदेश में हैं? 4। हर्षकाल में कन्नौज की समृद्धि के कारण इसे महादेव श्री नहीं महोदया श्री कहा जाता है, महोदया श्री। फिर यहाँ है ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भू भाग पर था नहीं। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता वर्तमान उत्तर प्रदेश भूभाग पर नहीं था। फिर उत्तर प्रदेश वाले भूभाग का वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में विंध्य और हिमालय के मध्य स्थित भूभागों को किस नाम से जानते थे? मध्य देश। उत्तर प्रदेश कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से मिले हैं? तो लाल मृदभांड। कौन से मृदभांड? धूसर मृदभांड होते हैं। ठीक है, यहाँ लाल मृदभांड मिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर वैदिक काल में मध्य देश में 2 बड़े राज्य कौन से थे? कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी, अक्षेत्र और काम्पिल्य। काम्पिल्य यानी फर्रुखाबाद, अक्षेत्र यानी बरेली। कुरु की, पांचाल की राजधानी पांचाली। ठीक है, पांचाली कहाँ की थी? यही पांचाल की थी। पांचाली कौन? जिसका झुमका गिरा था। झुमका किसका गिरा था? ठीक है, पांचाली का। दुष्यंत जिसके पुत्र के नाम पर भारत पर अपने देश का नाम पड़ा, किस वंश थे? कुरु वंश के थे। कौन से वंश के थे? कुरु वंश के थे। कुरु वंश के थे। रामायण कथा किस वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं से संबंधित है रामायण कथा। किस वंश से? इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं से संबंधित है। 16 महाजनपदों का ज्ञान किस ग्रंथ से होता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों के ज्ञान कहाँ से होता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? 7 गणराज्य उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, महावीर के समय जैन धर्म का केंद्र मथुरा था। महावीर के समय जैन धर्म का केंद्र मथुरा था, इसलिए जैन संग्रहालय मथुरा में है। बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पालना। फिर प्रदेश में 8 महाजनपद कौन कौन से थे उत्तर प्रदेश में? देखिए, केवल गणतंत्र एक ही था जो कि था मल्ल। ठीक है, कुशीनगर वाला। बाकी सारे राजतंत्र थे। पांचाल की राजधानी अक्षत्र और काम्पिल्य थी। ठीक है, उसके बाद कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी, कुरु। फिर वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स कौशाम्बी। और सूर्यसेन मथुरा थी। कौशल साकेत राजधानी थी। और मल्ल कुशीनगर। और काशी वाराणसी चेरी सुक्तमती थी। ठीक है, उसके बाद परीक्षा दृष्टि यहाँ देखते हैं कि ताम्रपाषाणी संस्कृति के साक्ष्य प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो मेरठ सहारनपुर से। ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुए? मेरठ और सहारनपुर से। ताम्र कांस्य की और ताम्र पाषाणी दोनों मेरठ सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता थी, ताम्र कांस्य सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता, ताम्र कांस्य सभ्यता थी। मेरठ और सहारनपुर के अलावा और किन जिलों में ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर में। फिर उत्तर सैंधवकालीन सभ्यता के साक्ष्य मुख्य रूप से प्रदेश के किन जिलों में प्राप्त हुए हैं? तो सहारनपुर से और मेरठ से। उत्तर सैंधव काल के लोग निवासी थे गांव के। उत्तर सैंधव काल के लोग गांव के निवासी हो गए थे, नहीं तो पहले सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। भारत में पाषाणिक सभ्यताओं का खोज और अनुसंधान कब शुरू हुआ? 1863 में। प्रदेश में पूरा पाषाणिक साक्ष्य किन जिलों में प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली। इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली पूरा पाषाणिक साक्ष्य। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। बेलन घाटी, बेलन नदी, इलाहाबाद। बेलन घाटी पूरा पाषाणिक स्थल की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा की गई थी। बेलन घाटी खुदाई। उत्तर प्रदेश के किस पूरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मृग देवी की प्रतिमा मिली है? लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र कहाँ है? प्रतापगढ़ में है लोहदा नाला क्षेत्र। यहाँ अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मध्य पाषाणकालीन संस्कृत के साक्ष्य राज्य में किस जिलों में प्राप्त हुए? मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन।
आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषियों की सभा 60,000 ऋषियों की सभा में एक संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य ध्यान रखना। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, कनक भवन अयोध्या, कामदगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में। कलिंजर दुर्ग बांदा में है। देवास्वरूप बाराबंकी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली का दरगाह मजार पर मेला कहाँ लगता है? देवाशरीफ बाराबंकी। फिर अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में। दशावतार मंदिर झांसी में। और बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है? देवरिया में। श्रृंगेरी फर्रुखाबाद में है। और बराह भगवान का मंदिर एटा में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध के लिए कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो जैन बौद्धों का दोनों है। कौशाम्बी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिर लुम्बिनी में, अभी देखते हैं ये क्या था, मतलब बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लुम्बिनी में। ठीक है, ये राइट आंसर लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म। जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में यानी जौना खां। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटप पटियाली कासगंज। उत्तर प्रदेश का प्राचीन जीवंत शहर वाराणसी। ठीक है, निम्न कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है आप बताइए? देवाशरीफ बाराबंकी में, विंध्याचल मिर्जापुर में, हस्तिनापुर मेरठ में, सिंगूरपुर बांदा में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने कहाँ पर 2 सभाएं की थी? तो कन्नौज और प्रयागराज में हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सभाएं की थी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल आगरा में मनाया जाता है। सुलह-कुल आगरा में। चौरी चौरा गोरखपुर से संबंधित है। निम्न सूची का चयन कीजिए। कूट, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर माटी, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। उसके बाद नैमिषारण्य सीतापुर में है। ठीक है, नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में। फिर यह आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1504 ईस्वी में। 1504 नहीं 4। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। मैंने 2 महान धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन ने कहाँ किए थे? एक कहाँ किए थे? अभी यहाँ हमने ऊपर पढ़ा था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किए थे? कन्नौज और प्रयागराज में। देखिए, कन्नौज है, उज्जैन नहीं है। ठीक है, कन्नौज और प्रयागराज में। कन्नौज राजधानी थी और प्रयागराज जो धार्मिक स्थल था। तो हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयागराज में 2 सम्मेलन किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के अंतर्गत आते हैं? तो ये अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रसिद्ध मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? मिर्जापुर किसके लिए? कजरी के लिए। इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। आला महोबा में होता है, हाँ होता है। बिरहा कन्नौज में नहीं होता है। ठीक है, अमजद अली खां सरोज वादक थे, बिरजू महाराज कत्थक थे। बिरहा पूर्वोत्तर भारत में होता है, पूर्वोत्तर यूपी में होता है, पूर्वी यूपी में। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कत्थक है। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। ठीक है, शाकुंभरी देवी सहारनपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो उपयुक्त सभी राई, सायरा, धोबिया ये सारे बुंदेलखंड में होते हैं। ठीक है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो भारत खंडीय संगीत संस्थान की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। तो सारा मिला हुआ है 1 2 3 4, ये विकल्प सही है। और प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से है। ठीक है, भीमसेन जोशी किराने घराने से संबंधित हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। ठीक है, किशन महाराज कथक कलाकार नहीं है। ये बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी को याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, ये सब कथक के हैं। पशु मेला बटेश्वर। ठीक है, पशु मेला बटेश्वर। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला इलाहाबाद में। ठीक है, और बिरहा जब होता है पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश वही पूर्वांचल। उसके बाद आल्हा बुंदेलखंड में, कजरी अवध में और रसिया ब्रजभूमि में। फिर अगला क्वेश्चन में से उत्तर प्रदेश लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान किसने नहीं दिया है? मेहंदी ने नहीं दिया, बिंदादीन महाराज, उस्ताद दूल्हे खां, इलायत खां, ये सब ने दिया है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। हुमायूं ने अपने साथ चित्रकार 2 लेकर आए थे। ठीक है, जब वो हार कर 1940 में चले गए थे, तो फिर दोबारा जब 1945 में गए थे, 40 में। उसके बाद गोविंद साहब अकबर अम्बेडकर नगर। उसके बाद कैलाश मेला आगरा में लगता है, सैयद सलार बहराइच में, सुकुम्बेरी देवी सहारनपुर में। तो यही सारी चीज़ें। कार्तिक का लोक नृत्य बुंदेलखंड में, कार्तिक का लोक नृत्य कार्तिक वाला बुंदेलखंड में होता है, याद रखना, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, चैती रोहेलखंड में नहीं होता है। चैती जो है ये पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, पूर्वी मतलब वही पूर्वांचल में होता है। बाकी बिरहा पूर्वांचल, कजरी पूर्वांचल और आल्हा भी बुंदेलखंड में होता है। लेकिन में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि धुरिया, कर्मा, चरकुला सब उत्तर प्रदेश का है। कर्मा
सोनभद्र में खरवार जनजातियों द्वारा। चरकुला तो चरकुला है ही है, धुरिया भी है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड में है, ठीक है, धुरिया बुंदेलखंड में। और उसके बाद भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ जो है उसे डीम्ड विश्वविद्यालय कब बनाया गया? 2001 में, ठीक है। 26 में स्थापना हुई, 66 में इसका नाम भारत खंडे हुआ, 2001 में डीम्ड हुआ। अब इसको संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, संस्कृत नहीं, संस्कृति विश्वविद्यालय। सुविख्यात चित्र शिवनंदन सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नटियाल सुलाकुल आगरा में। उसके बाद बिरहा कानपुर में नहीं गाया जाता है, ठीक है। बाकी कजरी बनारस में, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यही पूछ रहा है। कर्मा जो है सोनभद्र में होता है, महोबा आल्हा, आल्हा जो है महोबा में, ठीक है। उसके धीवर कहार नृत्य, धीवर नृत्य कहारों द्वारा, और धुरिया नृत्य बुंदेलखंड द्वारा, नटवरी पूर्वांचल में। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, संरक्षण और प्रदर्शन कर सकता है ऐतिहासिक धरोहरों का, उसका प्रकाशन कर सकता है, उसका अभिलेखीकरण कर सकता है, लेकिन बिक्री नहीं कर सकता है। लेकिन में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत है? तो ढोला मारू। उत्तर प्रदेश लोकगीत नहीं है ढोला मारू। रसिया है, कजरी है, बिरहा आपको पता है, ढोला मारू आपने नहीं है। उसके बाद हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, वृंदावन में हरिदास जयंती मनाई जाती है, बहुत बार पूछा जाता है। बेटेश्वर मेला आगरा में, ठीक। देवा शरीफ बाराबंकी। हरिदास जयंती मेरठ में, हरिदास जयंती मेरठ में या आगरा में, कहाँ मनाया जाता है? वृंदावन में, ठीक है। हरिदास जयंती वृंदावन में, देवा शरीफ बाराबंकी, बटेश्वर आगरा, नौचंदी मेरठ याद रखना। चरकुला ब्रजभूमि का नृत्य है, लेकिन में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते। तो इसमें ध्रुव तारा जोशी जो है कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, ध्रुव तारा जोशी जो है नहीं है। बाकी बिंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये सारे कथक से संबंधित हैं। ध्रुव तारा जोशी कथक से संबंधित नहीं। गिरजा देवी भी कथक नृत्यांगना है, जो कि बनारस घराने से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य है, चरकुला। फिर सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 19 नंबर सुमेलित कौन सा नहीं है? कर्मा मथुरा, ये सुमेलित नहीं है। कर्मा सोनभद्र में होता है। कजरी मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी, आल्हा महोबा, लठमार होली बरसाना में, ठीक है, लठमार होली बरसाला में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। बिरहा कन्नौज में नहीं होता है, ठीक है, पूर्वोत्तर में होता है। पूर्वोत्तर मतलब वही पूर्वांचल। आला महोबा, रसिया बरसाना, ये सब बार बार। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आप इसको देखते जाइए, यकीनन आप यही देख लेंगे, बस कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। उस्ताद बिलायत खां सितार वादक, और फिदा हुसैन सरकी हिंदी रंगमंच, सितारा देवी कथक अभी मैंने बताया। जटिन भट्टाचार्य सरोद वादक हैं, जटिन भट्टाचार्य सरोद वादक, बिलायत खां सितार वादक, हुसैन नारसी जो है हिंदी रंगमंच, और सितारा देवी कथक से संबंधित हैं। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, कहाँ है? ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। लोक नृत्य राहुला का संबंध कहाँ से है? बुंदेलखंड, राहुला बुंदेलखंड, ठीक है, राहुला बुंदेलखंड। ताज महोत्सव अप्रैल फरवरी महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव फरवरी में। बिरहा भोजपुर, कजरी अवधी, मल्हार, कौरवी और रसिया ब्रजी, ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो किसके विकास के अग्रणी है? खड़ी बोली। संस्कृत केंद्र स्थापित किया गया है इलाहाबाद, उत्तर मध्य संस्कृति केंद्र है, संस्कृत नहीं, उत्तर मध्य संस्कृत केंद्र इलाहाबाद। क्षण है बीणा तंबूरा का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीणा, उसमें तंबूरा मिला दिया गया, सितार हो गया, ठीक है। लेकिन सितार खुसरो हमार, अमीर खुसरो सितार। कर्मा सोनभद्र में खरवार जनजातियों द्वारा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है सुमेलित? जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं बजाते थे, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, तबला। आजम अली खां सरोद, बिस्मिल्लाह खां सहनाई, बिरजू महाराज कथक नृत्यक। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय 1926-66 में भारत खंडे नाम हुआ। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय वही भारत खंडे। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध के लिए प्रसिद्ध कौसाम्बी, जैन बौद्ध दोनों के लिए कौसाम्बी। सही कूट का चयन कीजिए सूची 1 सूची 2 में। बस यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपने लास्ट तक देख ही लिया है, ठीक है। और चैनल को अगर लास्ट तक देख ही लिए हैं इतना ज़्यादा, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट भी बनाइएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।